यशिका जब एक्सीडेंट के बारे में श्रद्धा से पूछताछ करने श्रद्धा के घर गई थी, तब श्रद्धा ने किसी भी एक्सीडेंट की बात को सिरे से नकार दिया था। बात चल ही रही थी कि उसी दौरान यशिका को बुआ जी का कॉल आता है और बुआ जी बताती है, यशिका, दादाजी को अटैक आया है। मानव के जेल जाने की खबर सुनकर उन्हें पैनिक अटैक आ गया है। मैं एम्बुलेंस में उन्हें सिटी हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, तुम भी तुरंत वहाँ चली आओ। यशिका दादाजी की खबर सुनकर परेशान हो गई। श्रद्धा से बात बढ़ाने में कोई मतलब नहीं था। यशिका और शिखा तुरंत सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। जैसे ही यशिका और शिखा श्रद्धा के घर के बाहर अपनी कार के पास आए, शिखा ने यशिका का ध्यान खींचते हुए कहा, देखो यशिका, क्या यहाँ तुम्हें हमारी कार के अलावा कोई और गाड़ी नजर आ रही है? यशिका ने इनकार में से हिलाया। तब शिखा ने यशिका को समझाते हुए कहा, तो फिर श्रद्धा की कार कहाँ है? कम से कम श्रद्धा की कार तो यहाँ होनी चाहिए थी ना। मैं बता रही हूँ, मेरा यकीन करो, श्रद्धा की कार अभी उस गुंडे के पास होगी, इसीलिए वो मुझसे कार ले गई थी। यशिका ने हड़बड़ी में कहा, अभी इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है शिखा, दादाजी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हमें जल्द से जल्द उनके पास पहुंचना होगा। श्रद्धा के बारे में बाद में सोचेंगे। यशिका ने फुल स्पीड में कार घुमाई और वो दोनों सिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। हॉस्पिटल जाकर यशिका ने देखा कि दादाजी को बिल्कुल भी होश नहीं है और अनकॉन्शियस हालत में वो सिर्फ मानव का नाम बार बार पुकार रहे थे। मानव, मानव। यशिका ने डॉक्टर से उनकी हालत के बारे में पूछा। तब डॉक्टर ने बताया, मिस्टर बजाज की हालत काफी नाजुक है, उन्हें जबरदस्त पैनिक अटैक आया है, जिसमें इंसान के पैरालाइज होने की भी संभावना होती है। फिलहाल तो उनमें ऐसे कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारी सदमा पहुंचा है उन्हें। कुछ दिनों के लिए उन्हें एडमिट रखना ही बेहतर होगा। यशिका ने डॉक्टर से कहा, जैसा आप ठीक समझे डॉक्टर, आप तुरंत इलाज शुरू कर दीजिए, दादाजी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने भरोसा दिलाते हुए यशिका से कहा, यू डोंट वरी, उनका यहाँ अच्छा इलाज होगा। डॉक्टर के जाने के बाद यशिका ने बुआ जी से पूछा, बुआ जी, बच्चे कहाँ हैं? बुआ जी ने परेशानी में कहा, दादाजी की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, इसीलिए मैं बच्चों को घर पर ही छोड़ आई। यशिका ने बुआ जी को धीरज देते हुए कहा, कोई बात नहीं बुआ जी, अच्छा किया जो आपने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली, चिंता मत कीजिए, दादाजी को कुछ नहीं होगा। फिर शिखा ने यशिका से कहा, यशिका तुम चाहो तो बच्चों के पास घर चली जाओ, मैं यहाँ दादाजी का ख्याल रखती हूँ, और फिर तुम्हें मानव को भी जेल से छुड़ाना है, तुम यहाँ की फिक्र मत करो, मैं यहाँ ध्यान रखूंगी। यशिका ने शिखा की बात से सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, मानव को छुड़ाने की तैयारी में मुझे भी घर से बाहर निकलना होगा, तो बेहतर है कि बच्चे अभी बजाज मानसिंह में ही रहे, बुआ जी उनका ख्याल रखेंगी। बुआ ने हामी भरते हुए कहा, बच्चों की चिंता मत करो यशिका, मैं उनका ख्याल रखूंगी। यशिका ने चिंता जताते हुए कहा, अभी मानव और दादाजी के बारे में जानकर बच्चे भी काफी परेशान होंगे, मैं आज की रात उनके पास ही रहती हूँ, कल सुबह वकील साहब से मिलकर देखती हूँ क्या रास्ता निकलता है। चलिए बुआ जी, घर चलते हैं। यशिका बुआ जी के साथ बजाज मानसिंह चली गई। बच्चे काफी डरे हुए थे। यशिका को देखते ही भागते हुए यशिका के पास आए और यशिका से लिपट गए। शुभम ने रूंधी आवाज में कहा, मम्मा, पापा को पुलिस क्यों पकड़ के ले गई? पापा कब घर आएंगे? आर्यन ने भी शुभम के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, पापा को घर ले आओ ना मम्मा, दादाजी भी उनके लिए परेशान है, उनकी तबीयत बिगड़ गई। यशिका ने दोनों बच्चों के बालों में हाथ फेरते हुए उन्हें दिलासा देकर कहा, फिक्र मत करो बच्चों, मम्मा है ना, मम्मा सब ठीक कर देंगी, मैं पापा और दादाजी को भी सही सलामत घर ले आऊंगी, तुम दोनों चिंता मत करो, चलो खाना खा लो। यशिका ने बुआ जी को भी खाना खाने चलने का इशारा किया। यशिका दोनों बच्चों को डाइनिंग टेबल तक ले गई। बच्चों को खाना खाने बिठाकर यशिका ने खुद अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाया और फिर उन्हें बेडरूम में सुलाने ले गई। शुभम और आर्यन को बेड पर लिटाते ही आर्यन ने यशिका का हाथ पकड़कर कहा, आप भी यही हमारे साथ सो जाओ ना मम्मा, हमें डर लग रहा है। शुभम ने भी आर्यन की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ मम्मा, बहुत डर लग रहा है। यशिका ने शुभम और आर्यन को अपने आगोश में लेते हुए कहा, डरो मत बच्चों, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। ठीक है, मैं आज यही तुम दोनों के साथ सो जाती हूँ। शुभम और आर्यन के होंठों पर मुस्कान छा गई। शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा, कहानी सुनाओ ना मम्मा। यशिका ने भी बच्चों के प्यार में सारी चिंता भुलाकर मुस्कुराते हुए कहा, कहानी? कौन सी कहानी सुनाऊं? राजा रानी की कहानी सुनोगे? बच्चों ने हामी में हुंकार भरी। यशिका ने बच्चों को कहानी सुनाते हुए कहा, एक था राजा और एक थी रानी। राजा रानी के तुम दोनों जैसे दो खूबसूरत बच्चे थे। राजा का बहुत बड़ा राज्य था, बाकी सब उससे चलते थे। ऐसे ही एक दिन राजा के दुश्मनों ने राजा पर झूठा इल्जाम लगाया। राजा को कैद करने सिपाही आगे बढ़ गए, लेकिन तभी रानी ने सच्चाई सामने लाकर राजा को बेकसूर साबित कर दिया और फिर दोनों अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। यशिका चिंता भुलाकर बच्चों को कहानी सुनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यशिका की कहानी में भी मानव के लिए फिक्र जाहिर हो रही थी। यशिका सोच रही थी कि काश इस कहानी की तरह ही बातें सच साबित हो जाएं, मानव को यशिका बेकसूर साबित कर पाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। श्रद्धा के बाद से मुकरने के बाद तो यशिका की मुश्किलें और भी बढ़ गई थी। यशिका को रात भर नींद नहीं आई, वो बस मानव के ख्यालों में डूबी रही। अगले दिन सुबह यशिका ने बच्चों के लिए टिफिन तैयार किया। बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया कि तभी बुआ जी ने लिविंग रूम से यशिका को आवाज लगाई, यशिका बाहर आओ जल्दी। यशिका अपने बेडरूम से भागते हुए बाहर आई। क्या हुआ बुआ जी? बुआ जी ने टेलीविजन की तरफ उंगली करके इशारा किया। यशिका ने टेलीविजन की तरफ देखा। टेलीविजन पर न्यूज चल रही थी। एक न्यूज एंकर बता रहा था, मानव बजाज के खिलाफ हुए कबीर गोइंका डेथ मिस्ट्री केस की वजह से बिजनेस वर्ल्ड में उनको काफी नुकसान हुआ है। उनकी कंपनी के शेयर्स रातों रात 60% गिर चुके हैं और ये गिरावट जारी है। हमारे सूत्रों के मुताबिक बजाज एंटरप्राइजेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मानव बजाज को चेयरमैनशिप से हटाने का मन बना लिया है। यशिका ने टीवी बंद कर दिया। उसने बुआ से दबी गहरी आवाज में कहा, आप चिंता मत करो बुआ जी, मैं सब ठीक कर दूंगी। और खुद मानव से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस इंस्पेक्टर ने यशिका को बताया, आज सुबह ही हमने एफआईआर कोर्ट में पेश की है। मुझे को कस्टडी में लेने के बाद कोर्ट में पेश करना एक रूटीन प्रोसीजर होता है। हमें मिस्टर मानव बजाज की कस्टडी मिली है। अगले 2 दिनों में हम सच्चाई सामने लाकर ही रहेंगे। यशिका ने इंस्पेक्टर को समझाते हुए कहा, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, वो कार मानव की ही है, लेकिन एक्सीडेंट होते वक्त मानव वो कार नहीं चला रहा था। आप खामखा मानव को इस केस में फंसा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने हुक्म भरी आवाज में कहा, सारे मुजरिम पहले अपने आप को बेगुनाह ही बताते हैं मैडम, लेकिन पुलिस स्टेशन की यही खासियत होती है, बड़े से बड़ा मुजरिम यहाँ आकर टूट जाता है, सब अपने आप सच बोलने लग जाते हैं। यशिका को इंस्पेक्टर की बात पर गुस्सा आ रहा था।
लेकिन अपना गुस्सा दबाते हुए उसने इंस्पेक्टर से शांत स्वर में कहा, आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर साहब, हम झूठ बोलने वालों में से हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा है इंस्पेक्टर साहब, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजंस। आप मेरी रिक्वेस्ट पर एक बार श्रद्धा से पूछताछ क्यों नहीं कर लेते? इंस्पेक्टर ने हामी में सर हिलाते हुए कहा, करेंगे, जरूरत पड़ी तो सबसे पूछताछ करेंगे, लेकिन आपके कहने पर नहीं, जरूरत महसूस होने पर। देखिए यशिका जी, आपका जो मुद्दा है कि उस वक्त कार कोई और चला रहा था, ये हमने नोट डाउन कर लिया है। हम उस एंगल से भी पूछताछ करके देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर यशिका के माथे पर बल पड़ गए। इंस्पेक्टर ने ही आगे खुलासा करते हुए कहा, पहली बात तो मुझे डाउट है कि ये एक एक्सीडेंट था या प्लान किया गया मर्डर। ज्यादा संभावना मुझे मर्डर की दिख रही है। आपके पास मोटिव भी काफी स्ट्रांग है, कबीर गोइंका आपको ब्लैकमेल कर रहा था। देखिए यशिका जी, आप चाहो तो हमें अभी सब कुछ भरोसे से बता सकती हो। मैं कोशिश करूंगा कि मिस्टर मानव के साथ नरमी बरती जाए। यशिका ने टेबल पर मुट्ठी पटकते हुए यकीन के साथ कहा, सच्चाई तो मैंने आपको बता दी है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अफसोस कि आप सच्चाई देख नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी आंखों पर शक का चश्मा चढ़ा हुआ है। इंस्पेक्टर ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, हमें सबको शक की नजर से देखना पड़ता है मैडम। यशिका ने यकीन के साथ कहा, ठीक है, आप अपना काम जारी रखिए और मानव की बेगुनाही के सबूत मैं ढूंढ कर लाऊंगी। मैं मानव को बेगुनाह साबित करके दिखाऊंगी। यशिका पुलिस स्टेशन से बाहर चली गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने एक साथी हवलदार से कहा, कामले, उस मानव बजाज को इंटरोगेशन रूम में ले आओ। इंस्पेक्टर ने मानव से पूछताछ शुरू कर दी। मानव की बार बार सच्चाई बताने के बावजूद इंस्पेक्टर उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। इंस्पेक्टर बार बार मानव से एक ही सवाल पूछ रहे थे, बताओ कबीर गोइंका को तुमने कैसे मारा? सवाल ही गलत था तो भला मानव क्या जवाब दे पाता? यशिका दादाजी की तबीयत के बारे में जानने और शिखा से फिर एक बार पूछताछ करने हॉस्पिटल पहुंची। दादाजी का हालचाल जानने के बाद यशिका ने शिखा को वार्ड से बाहर बुलाते हुए कहा, चलो जरा बात करनी है तुमसे, चलकर बाहर बात करते हैं। शिखा और यशिका हॉस्पिटल वार्ड के बरामदे के एक कोने में चली गई। यशिका ने शिखा को दबी आवाज में बताया, मैं पुलिस स्टेशन गई थी। इंस्पेक्टर का मानना है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल है। शिखा ने माथे पर बल देकर कहा, व्हाट रबिश, हमारे जैसे रिप्यूटेड लोग ऐसे फंडों में नहीं पड़ते। क्या वो इंस्पेक्टर जानता नहीं? यशिका ने शांत स्वर में कहा, कुछ पल के लिए तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आया ही था ना, और फ्यूचर की चिंता करते हुए हमने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन इसके बावजूद हमारा फ्यूचर अंधेरे में दिखाई दे रहा है। शिखा, मैं जो तुमसे पूछने जा रही हूँ उसका सच सच जवाब दो। कहीं गुस्से में आकर तुमने तो कबीर को नहीं मारा ना? शिखा ने साफ इनकार करते हुए कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो यशिका कि मैं कुछ गलती करके मानव को फंसाऊंगी? ऐसा कुछ मेरे हाथों हुआ होता तो मैं सब कुछ तुम्हें सच सच बता देती। मुझे उतना भरोसा है तुम पर, लेकिन सच्चाई यही है यशिका, मैंने कुछ नहीं किया। कार श्रद्धा ले गई थी और एक्सीडेंट भी श्रद्धा ने ही किया है। अब ये एक्सीडेंट था या मर्डर, ये तो श्रद्धा ही बता सकती है। उसके पास भी तो कबीर को मारने का मोटिव था। निखिल के अरेस्ट होने की वजह भी तो कबीर था, लेकिन कबीर पैसों और जान पहचान के दम पर बाहर निकल आया और उसी ने निखिल को फंसा कर रखा ताकि वो बाहर घूम सके। तो अल्टीमेटली श्रद्धा भी तो कबीर को बदला लेने के लिए मार सकती है। अब यशिका का दिमाग चकराने लगा था। उसने शिखा की बात से सहमति जताते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शिखा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। श्रद्धा के पास भी तो स्ट्रांग मोटिव है। उसने एक तीर में दो शिकार कर दिए, एक तरफ तो कबीर से छुटकारा पा लिया और मानव की कार यूज करके उसने हम सबको फंसा दिया। अब सारा माजरा समझ में आ रहा है। अब मानव को बचाने के लिए सबूत ढूंढने की दिशा हमें मिल चुकी है। हमें बस श्रद्धा की तहकीकात करनी है, श्रद्धा के खिलाफ सबूत जुटाने हैं। मानव बेगुनाह साबित हो जाएगा, लेकिन कैसे? श्रद्धा ने सारी बातें कुछ इस तरह आपस में गुत्थी बनाकर रखी है कि उसके खिलाफ सबूत ढूंढना मुश्किल है। यशिका की बात वाजिब थी। यशिका कैसे ये गुत्थी सुलझाएगी? कैसे मानव को बेकसूर साबित करेगी? अस्पताल में शिखा से बात करने के दौरान यशिका को शिखा की बात ठीक लगी, लेकिन अब सवाल वही था कि कैसे श्रद्धा के खिलाफ सबूत जुटाए जाए, कैसे मानव को बेगुनाह साबित किया जाए, क्योंकि श्रद्धा के खिलाफ सबूत ढूंढना यशिका को काफी मुश्किल लग रहा था। यशिका ने शिखा से कहा, समझ में नहीं आ रहा श्रद्धा के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए किस दिशा में जाऊं। उसने इतनी सफाई से ये एक्सीडेंट किया है कि सारी उंगलियां मानव की तरफ ही उठ रही हैं। शिखा यशिका को धीरज देते हुए बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यशिका ने कहा, कैसे चिंता ना करूं? तुमने कितनी आसानी से कह दिया ना। इस पर शिखा ने कहा, देखो यशिका, गुनाहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। अब तुम इस समय घर जाओ, बच्चे और बुआ जी चिंता कर रहे होंगे। यशिका बोली, हाँ तुम सही कह रही हो, गुनाहगार सबूत छोड़ देता है, लेकिन पहले तो ये तय करना जरूरी है कि आखिर गुनहगार है कौन। मन दिमाग का साथ नहीं दे रहा, दिमाग मन का। शिखा यशिका की बात सुनकर चौंकी और पूछा, तुम्हारा मन किसे गुनहगार मान रहा है? मुझे भी तो पता चले। यशिका ने माथे पर बल के साथ कहा, जो सामने दिख रहा है वो किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। और क्या यशिका? बीच में बात काटते हुए शिखा ने पूछा, कहीं तो मुझे तो गुनहगार नहीं मान रही? ठंडी आह भरते हुए यशिका ने कहा, मेरे पास इस समय कहने के लिए कुछ नहीं। हाँ इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी बात मुझे सही लगती है। शिखा ने थोड़ा चिड़चिड़ाकर कहा, कहीं ना कहीं? नहीं, मेरी पूरी बात सही है, मैं सच बोल रही हूँ। शिखा की बात पर गौर करते हुए यशिका ने कहा, मुझे तुम एक बार फिर से सारी घटनाएं बताओगी जिससे मैं तार से तार जोड़ सकूं। अभी तो सब तरफ सब कुछ बिखरा हुआ सा दिखाई दे रहा है। शिखा ने हामी भरते हुए सिर हिलाया और यशिका को आश्वासन देते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, पूछो क्या जानना चाहती हो। मैंने पहले भी कुछ नहीं छुपाया था, अब भी कुछ नहीं छिपाऊंगी। यशिका ने परेशानी में कहा, शिखा जब तुम मानव की कार लेकर निकली तो तुम्हें श्रद्धा कहाँ पर मिली थी? यशिका की बात पर शिखा ने खुद को संयमित रखते हुए कहा, यशिका मैंने पहले भी बताया था कि श्रद्धा मुझे मिली नहीं थी, उसका मेरे पास कॉल आया था और वो बहुत घबराई हुई थी। इतना सुनते ही यशिका के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपने पर्स में से एक डायरी निकाली और उस पर कुछ लिखा। गहरी सोच में डूबते हुए यशिका ने शिखा से अगला सवाल किया, तुम्हें श्रद्धा ने कहाँ पर बुलाया और श्रद्धा किस हाल में थी? शिखा को समझ नहीं आ रहा कि यशिका ये सवाल दोबारा से क्यों कर रही है और उसने डायरी पर क्या लिखा। इसलिए नाक चढ़ाकर अनमनी से शिखा ने जवाब दिया, श्रद्धा मुझे नेशनल हाईवे के पास मिली थी, वही रास्ता जो दिल्ली की तरफ जाता है, और वो काफी। यशिका ने इतना सुनते ही बीच में शिखा को टोका और कहा, बस एक मिनट शिखा, तुम्हें कबीर ने भी तो यही कहीं मिलने के लिए बुलाया था ना? शिखा ने असमंजस की स्थिति में जवाब दिया, हाँ क्यों, क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं? अभी यशिका अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही शिखा ने बीच में बात काटते हुए कहा, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये श्रद्धा की कोई चाल हो?
यशिका ने शिखा की बात पर सिर हिलाकर सहमति जताते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शिखा। श्रद्धा चाहे जितनी ही कोशिश कर ले, मैं सच सबके सामने लाकर ही रहूंगी। अब मुझे निकलना चाहिए, बच्चे और बुआ जी चिंतित होंगे। वैसे भी काफी देर हो गई है, तुम यहाँ पर दादाजी का ध्यान रखना, कल मिलते हैं। सब बातों को सोचते हुए चिंता के साथ यशिका हॉस्पिटल से घर के लिए निकली ही थी कि तभी रास्ते में बुआ जी की कॉल आ गई। बच्चे उनके साथ बजाज मैंशन में थे। जैसे ही यशिका ने कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से आर्यन की रोने की आवाज सुनकर यशिका बेचैन हो गई। हेलो आर्यन बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? यशिका की आवाज सुनकर शुभम ने जवाब दिया, मम्मा कितनी देर में आओगी, हमें बहुत डर लग रहा है। दादाजी कैसे हैं? दोनों बच्चों की घबराई हुई आवाज सुनकर यशिका ने कहा, बस 5 मिनट में घर पहुंच रही हूँ बच्चों, चिंता मत करो। जैसे ही यशिका की कार रुकी, वहाँ बच्चे यशिका का ही इंतजार कर रहे थे। यशिका को देखते ही भागते हुए शुभम और आर्यन आए और यशिका से बोले, दादाजी अब कैसे हैं? हमें भी दादाजी से मिलना है। यशिका ने दोनों बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, दादाजी पहले से ठीक हैं। बुआ जी ने यशिका की बात सुनकर पूछा, और मानव से मिली क्या तुम? कैसा है मानव, क्या हुआ, तुमने इंस्पेक्टर से बात की? यशिका ने बुआ जी की बात सुनकर लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ बुआ जी, मिली थी मैं मानव से, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। फिर यशिका ने बुआ को इशारे से साइड में ले जाते हुए धीरे से कहा, बुआ जी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप बच्चों के सामने पुलिस का जिक्र ना करें, वरना बच्चे घबरा जाएंगे। हाँ मैंने इंस्पेक्टर से बात की थी, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। यशिका और दादी बुआ को बात करते हुए देख बच्चे कुछ समझे कुछ नहीं, लेकिन इतना समझ रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए दोनों बच्चे रोने लगे और जिद करते हुए यशिका से कहा, मम्मा पापा कहाँ है, हमें पापा के पास जाना है। यशिका ने दोनों बच्चों को अपनी आगोश में भरा और कहा, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हारे पापा को, वो जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। इस पर आर्यन ने कहा, नहीं मुझे अभी पापा से मिलने जाना है। शुभम ने भी आर्यन की बात पर कहा, हाँ मम्मी, हमें दादाजी से भी मिलना है और पापा से भी, हमारा घर पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा। यशिका ने प्यार से दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, अब तो बहुत देर हो गई है, कल लेकर चलूंगी, तब तुम अपने दादाजी से भी मिलना और पापा से भी, लेकिन अब जल्दी से खाना खाओ और सो जाओ। शुभम और आर्यन ने बेमन से हामी भरी। यशिका ने बुआ जी को भी सांत्वना देते हुए धीरे से कहा, बुआ जी आप चिंता नहीं करें, मैं कल पूरी कोशिश करती हूँ मानव की बेल की, और दादाजी भी ठीक है, प्लीज आप खाना खाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यशिका के दिलासा देने पर बच्चों और बुआ जी ने खाना खाया। फिर शुभम ने जिद करते हुए यशिका से कहा, आज भी आप हमारे पास सो जाओ मम्मा प्लीज। आर्यन ने भी कहा, हाँ मम्मा प्लीज आज भी आप हमारे साथ सो जाओ, हमें बहुत डर लग रहा है, और प्लीज प्रॉमिस करो कि आप हमें दादाजी और पापा के पास लेकर चलोगी। इस पर यशिका ने दोनों बच्चों से कहा, हाँ हाँ मेरे बच्चों, आई प्रॉमिस, कल सुबह ही तुम्हें तुम्हारे दादाजी से मिलवाने लेकर चलूंगी। शुभम ने कहा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे तो बस दादाजी और पापा से मिलना है। इस पर आर्यन ने भी कहा, हाँ मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा। यशिका के लिए बच्चों को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। पूरी रात बच्चे सुस्त और परेशान रहे। यशिका ने उनको समझाने की कोशिश भी की कि प्लीज बच्चों बहुत रात हो गई है, परेशान मत हो, सो जाओ, मैं कल सुबह ही तुम्हें तुम्हारे दादाजी से मिलवा लाऊंगी। उसके अगले सुबह जब यशिका अभी भी बजाज मैंशन में ही थी, क्योंकि वो बच्चों और बुआ जी के साथ बजाज मैंशन में ही रुक गई थी, उसने उस दिन बच्चों को स्कूल ना भेजकर बुआ जी से कहा, बुआ जी बच्चे बहुत बेचैन हैं, प्लीज आप इन्हें दादाजी से मिलवा दीजिए, मैं वकील के पास जा रही हूँ मानव की बेल के लिए। बुआ जी ने कहा, हाँ यशिका मैं बच्चों को लेकर चली जाती हूँ, तुम जल्द से जल्द मानव की बेल कराओ। इतना सुनकर यशिका ने मानव के वकील को कॉल मिलाई और पूछा, हेलो वकील साहब। दूसरी तरफ से जवाब आया, हेलो। इस पर यशिका ने कहा, वकील साहब मैं यशिका बोल रही हूँ, आपने मानव की बेल के पेपर तैयार कर लिए ना? वकील साहब ने यशिका की परेशानी भरी आवाज सुनकर जवाब दिया, हाँ हाँ यशिका जी आप आ जाइए, फौरन कोर्ट चलना है ताकि समय से पहले मानव की बेल हो जाए। वकील साहब की बात सुनकर यशिका के चेहरे पर एक संतुष्टि की लहर दौड़ गई और उसने बच्चों की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, बच्चों आप लोग बुआ दादी के साथ हॉस्पिटल जाइए, मैं आपके पापा से मिलने जाती हूँ। आप पापा के पास जा रही है तो हमें भी पापा से मिलने जाना है, आर्यन और शुभम दोनों ने एक साथ कहा। बच्चों को समझाते हुए यशिका ने कहा, नहीं अभी आप दादी बुआ के साथ हॉस्पिटल दादाजी को देखने जाओ, मैं आपके पापा को लेने जा रही हूँ, शाम को हम सब यही मिलेंगे। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, ओके मामा जल्दी आना, हम लोग आपको और पापा का इंतजार करेंगे। इधर बच्चे बुझे हुए मन से दादाजी को देखने गए, उधर यशिका लॉयर से मिली और मानव की कंडीशनल बेल के पेपर लेकर एडवोकेट के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। यशिका ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब ये लीजिए कंडीशनल बेल के पेपर, एक बार चेक कर लीजिए, मैं मानव को कंडीशनल बेल पर छुड़ाने आई हूँ। यशिका की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, वाह मैडम बड़ी फुर्ती दिखाई, आप मानव को लेकर जा सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, मुझे कितनी ही कोशिश कर ले कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता, मेरी नजर आप दोनों पर ही है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर यशिका ने इंस्पेक्टर को घूरा और कहा, ठीक है इंस्पेक्टर साहब आप अपना काम कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। यशिका की बात सुनकर इंस्पेक्टर चिढ़ गया और उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, याद रखिएगा मानव शहर से बाहर नहीं जा सकता। मानव और यशिका ने मुड़कर इंस्पेक्टर की तरफ देखा और हामी में से हिलाया, फिर कार में बैठ गए। उधर बच्चे सहमे हुए से दादाजी की तरफ देख रहे हैं। दादाजी की आंखें खुली तो बच्चों को सामने देख उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दादाजी ने इशारे से दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, क्या हुआ मेरे दोनों शेरों को? इतना सुनते ही दोनों बच्चे दादाजी से लिपट गए और कहने लगे, दादाजी हम आपको लेने आए हैं, हमारा आपके बिना घर में मन नहीं लग रहा, इधर पापा भी नहीं है, जिस आदमी के कारण आपका ये हाल हुआ है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। दादाजी दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए रो रहे थे और बच्चे भी। तभी डॉक्टर ने आकर बुआ और शिखा से कहा, आपके लिए गुड न्यूज है। डॉक्टर की बात सुनकर बुआ ने पूछा, क्या गुड न्यूज? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चिंता की बात नहीं, दादाजी ठीक हैं। डॉक्टर की बात सुनकर शिखा ने पूछा, तो क्या हम दादाजी को घर लेकर जा सकते हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, नहीं अभी हम इनको छुट्टी नहीं दे सकते। क्योंकि क्या डॉक्टर? घबराकर बुआ ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने बताया, देखिए दादाजी पहले से ठीक है, लेकिन अभी डेंजर से बाहर नहीं। इतना सुनकर बुआ और शिखा चिंतित हो गए, लेकिन बच्चों से कुछ नहीं कहा। उधर दूसरी तरफ यशिका और मानव बेल के बाद कार में बैठे ही थे, तभी मानव के पास ऑफिस से कॉल आ गया और मानव को मीटिंग के लिए तुरंत ऑफिस जाना पड़ा। मानव ने यशिका से कहा, तुम घर जाओ मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, एक अर्जेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर की मीटिंग है। यशिका ने पूछा, अचानक से ये मीटिंग क्यों? मानव को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा, ये तो जाकर ही पता चलेगा।
देखता हूँ क्या चक्कर है। मानव तुरंत ऑफिस पहुंच गया। वहाँ सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ चुके थे और कॉन्फ्रेंस रूम में मानव का इंतजार कर रहे थे। उनको देखते ही मानव ने सवाल किया, आज अचानक आप लोगों ने ये मीटिंग किस बात के लिए रखी है? इस पर कॉन्फ्रेंस रूम में उपस्थित एक मेंबर ने जवाब दिया, मिस्टर मानव, क्या आप जानते हैं कि आपकी हरकतों का क्या असर हो रहा है? मानव को जिस बात का अंदेशा था वो समझ गया और उसने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, क्या मतलब है आपका? ऐसी मैंने क्या हरकत कर दी? दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा, आपकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए आपको अपना ये पद छोड़ना होगा। इतना सुनते ही मानव क्रोधित हो गया और उसने गुस्से में कहा, पद छोड़ना होगा? लेकिन क्यों? आप लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, सुनी सुनाई बात नहीं मानव, हमने सब कुछ टीवी पर भी देखा है। आप लोगों ने जो भी सुना या देखा है वो सब झूठ है। मैं यहाँ अपना पद नहीं छोड़ सकता। मानव ने गुस्से में जवाब दिया। इस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक व्यक्ति ने कहा, मानव आप समझ नहीं रहे हैं, हमारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू गिरती जा रही है, हम आपको इस तरह से इस पद पर रहने नहीं दे सकते, आपको तो ये पद से रिजाइन देना ही पड़ेगा। इस पर मानव गुस्से में थोड़ा तेज होकर बोला, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं ये पद क्यों छोड़ दूं? क्यों ये कंपनी छोड़ दूं? अभी केस चल रहा है, साबित नहीं हुआ है, और जब तक साबित नहीं होगा मैं इस डिसीजन को नहीं मानूंगा। ये बात इन्वेस्टर्स को और शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है। और अगर आपने क्या? तैश में आकर मानव ने पूछा। इस पर इन्वेस्टर ने जवाब दिया, मिस्टर मानव आप समझ लीजिए, अगर आपने ये पद नहीं छोड़ा तो हम अपने पैसे इस कंपनी से वापस खींच लेंगे, जो आपके लिए कितना बड़ा नुकसान होगा आप जान सकते हैं। ये कहकर इन्वेस्टर वहाँ से चले गए। इतना सुनते ही मानव गुस्से में उफन गया और उसने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा, जिससे टेबल पर रखा सामान नीचे गिर गया। तभी मानव के पास यशिका का कॉल आया और उसने पूछा, कहाँ हो मानव, क्या हुआ बोर्ड मीटिंग में, सब ठीक तो है ना? मानव ने जवाब दिया, शांत रहो, चिंता मत करो, मैं घर पर आकर बताता हूँ। मानव की कार अभी बीच रास्ते में ही थी कि तभी उसे मालूम हुआ कि इन्वेस्टर्स ने कंपनी के शेयर्स वापस ले लिए हैं। ये सुनते ही मानव बौखला गया, क्योंकि ये मानव और उसकी कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका था। मानव कैसे इन सारी समस्याओं को सुलझाएगा? कैसे मानव अपने आप को बेकसूर साबित करेगा? आखिर कौन है इन सब साजिश के पीछे? मानव घर पहुंचा तो बच्चे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। मानव को देखते ही दोनों बच्चे दौड़कर पापा आ गए कहते हुए मानव से लिपट गए और बच्चे मानव के घर वापस आने से सरप्राइज्ड और खुश भी थे, लेकिन उनके चेहरे से मायूसी साफ झलक रही थी। बच्चों को इस तरह मायूस देखकर मानव उफन कर बोला, छोड़ूंगा नहीं उस श्रद्धा की बच्ची को, जिसकी वजह से आज मेरे ये दोनों बच्चे भी परेशान हैं। यशिका ने मानव को इशारे से शांत रहने के लिए कहा। तब खुद को बैलेंस करते हुए मानव ने बच्चों से कहा, यू डोंट वरी, तुम्हारे पापा किसी जरूरी काम में फंस गए थे, अब मैं आ गया हूँ तुम लोगों के पास, चिंता मत करो, चलो मिलकर साथ में डिनर करते हैं। आर्यन और शुभम खुश होकर बोले, ये आज तो मजा आ जाएगा। उस दिन बच्चों ने मानव और यशिका के साथ डिनर किया। फिर आर्यन ने मानव से कहा, आज हम सब साथ में सोएंगे, ठीक है पापा? ये सुन मानव ने यशिका की तरफ देखा। यशिका ने पलकें हिलाकर हामी भरी तो मानव ने बच्चों से कहा, ठीक है, आज हम चारों एक साथ सोएंगे। ये सुनकर बच्चे चहकने लगे। शुभम ने मानव का हाथ खींचते हुए कहा, पापा आप बैठ के इस तरफ सोना और मम्मा मेरे साथ इस तरफ सोएंगी। शुभम की बात को पूरा होने से पहले ही आर्य ने कहा। मानव और यशिका बच्चों की खुशी के लिए सोने का नाटक जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों से नींद कोसों दूर है। पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन यशिका और मानव का दिमाग घोड़ों से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है। यशिका लेटे लेटे सोच रही थी कि इस आलिशान बंगले के इस बेडरूम को, जिसे मैंने अपने हाथों से सुचिपूर्ण ढंग से सजाया था, और इसकी दीवारों पर बड़ी बड़ी ये तस्वीरें जो हमेशा बोलती हुई लगती थी, आज कितनी शांत है। मेरे बिस्तर के ठीक सामने दीवार पर जो कैनवस है, उसमें एक उदास आंखों वाली लड़की जो कहीं शून्य में ताक रही है, बिल्कुल मेरे जैसी है। खिड़कियों पर डोलते हुए झीने आसमानी पर्दे, पर्दों के ऊपर जड़े हुए पारदर्शी शीशे, उन शीशों से झांकती हुई सुंदर सी बगिया, पाइन के हरे पत्तों वाले दरख्त, शाखों पर झूमती हवा, नीला स्वच्छ आकाश, सब कुछ अत्यंत मोहक, शीतल और कलात्मक और रईसी में रचा बसा। लेकिन आज ये बिल्कुल शांत और फीका लग रहा था। ना जाने किसकी नजर लग गई है हमारे परिवार को, उसने सोचा। फिर इस सन्नाटे को तोड़ते हुए यशिका ने मानव से कहा, कैसे होगा मानव ये सब? हम कैसे श्रद्धा का षड्यंत्र तोड़ पाएंगे? मानव जो इतनी देर से कमरे की छत की तरफ देख रहा था, यशिका की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, यशिका मैं भी नहीं जानता कि मैं खुद को कैसे बेगुनाह साबित करूंगा, लेकिन बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ। अगर मेरे पास तुम्हारा साथ है तो मैं दुनिया के हर षड्यंत्र से लड़ सकता हूँ। यशिका ने मानव को आश्वस्त किया और कहा, मैं जिंदगी की हर लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। और फिर पूरी रात ऐसे ही सोचते सोचते कट गई। अगले दिन सुबह यशिका ने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। आर्यन स्कूल नहीं जाने की जिद कर रहा था। शुभम ने भी कहा, मेरा भी आज स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है मम्मा। बच्चों की बात सुनकर इतने में ही मानव ने कहा, आप दोनों आज स्कूल जाएंगे, मैं और आपकी मम्मा स्कूल के बाद आपको पिक करेंगे। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुश हो गए और ड्राइवर के साथ स्कूल चले गए। लेकिन स्कूल में दूसरे बच्चों ने उन दोनों से बात नहीं की। आधे समय तक स्कूल में दोनों बच्चे बहुत सुस्त बैठे रहे। ब्रेक के समय जैसे ही दोनों ने अपना टिफिन खोला, कुछ बच्चों ने आकर उनका टिफिन गिरा दिया और उन दोनों को छेड़ने लगे। एक बच्चे ने कहा, तुम हमारे स्कूल में नहीं रह सकते। आर्यन ने गुस्से में कहा, क्यों नहीं रह सकते? तभी साथ में खड़े हुए दूसरे बच्चे ने कहा, देखो कितना सीधा बन रहा है, जैसे इसे मालूम ही नहीं। इस पर शुभम ने गुस्से में पूछा, क्या नहीं मालूम हमें? आज तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? सारे बच्चे एक साथ बोले, तुम्हारे पापा खूनी हैं। ये सुनते ही शुभम गुस्से में बोला, नहीं मेरे पापा खूनी नहीं है। तभी दूसरे बच्चे ने कहा, अच्छा तुम्हारे पापा खूनी नहीं है तो जरा बताओ वो जेल क्यों गए थे? आर्यन ने उस बच्चे को धक्का देते हुए कहा, मेरे पापा जेल नहीं काम से गए थे। इतना सुनते ही वहाँ खड़े सारे बच्चे हंसने लगे, जिसे देखकर आर्यन और शुभम का पारा हाई हो गया। आर्यन और शुभम ने सबको एक बार फिर से कहा, चुप हो जाओ, मेरे पापा किसी का मर्डर नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे हंसते रहे और उन दोनों के चारों तरफ घूम घूम कर चिढ़ाते रहे, खूनी के बच्चे, खूनी के बच्चे।
अब बच्चों को इस तरह चढ़ाता हुआ देखकर शुभम और आर्यन गुस्से से भर गए। गुस्से में शुभम ने एक बच्चे का कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ते हुए कहा, मेरे पापा को ऐसे मत बोलो। उस बच्चे ने अपने को छुड़ाना चाहा तो इस खींचातानी में उस बच्चे के कपड़े फट गए। अब बच्चों के साथ आर्यन और शुभम का झगड़ा हाथापाई पर उतर आया। कुछ बच्चे बीच बचाव करने के लिए भी आए। उनमें से एक बच्चा क्लास टीचर को बुलाकर ले आया। शुभम और आर्यन को इस तरह से झगड़ता हुआ देखकर क्लास टीचर नाराज हो गई और उसने यशिका को कॉल पर कहा, मिसेस मानव, मैं आपके दोनों बच्चों की स्कूल टीचर बात कर रही हूँ, आप फौरन स्कूल आ जाइए। यशिका ने जानना चाहा, आखिर बात क्या है? इस पर क्लास टीचर ने कहा, आपको जो भी बात करनी है स्कूल में आकर कीजिएगा। यशिका घबराई हुई सी स्कूल में पहुंची और टीचर से मिली। टीचर ने वहाँ दोनों बच्चों की हरकतों पर खूब खरी खोटी सुनाई। क्लास टीचर ने यहाँ तक कहा, आप अपने दोनों बच्चों को अभी लेकर जा सकती हैं, उन्होंने स्कूल का डिसिप्लिन तोड़ा है। ये सुनते ही यशिका परेशान हो गई और उसने क्लास टीचर से कहा, माँ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, बच्चों ने कभी भी इस तरह का बिहेव नहीं किया है, इसके पीछे जरूर कुछ कारण रहा होगा, आप एक बार बच्चों से पूछकर तो देखें। यशिका के बार बार रिक्वेस्ट करने पर टीचर ने शुभम और आर्यन से पूरी बात पूछी। आप लोगों का इन बच्चों से झगड़ा क्यों हुआ? आर्यन आप बताओ। टीचर की बात का जवाब देते हुए आर्यन ने बहुत ही मासूमियत से कहा, वो हमारे पापा को खूनी बोल रहे थे। इतना सुनते ही यशिका परेशान हो गई। उसे नहीं मालूम था कि जिस बात को वो इतने दिनों से बच्चों से छुपा रही है वो बात आज इस तरह से बच्चों के सामने आएगी। यशिका ने आर्यन के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे पापा ने किसी का मर्डर नहीं किया है, ये सब झूठ है। यशिका की बात सुनकर टीचर ने कहा, जो भी है, बच्चे मुझसे आकर भी कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन इस तरह से हाथापाई नहीं होनी चाहिए थी। मैं आज तो बच्चों को छोड़ रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ। यशिका ने बच्चों की तरफ से क्लास टीचर से माफी मांगी और नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा प्रॉमिस किया और बच्चों को लेकर स्कूल से निकल गई। जहाँ एक तरफ यशिका अपनी परेशानियों में उलझी थी, वहीं दूसरी तरफ वानी अपने घर में थी और उसको कबीर की डेथ की खबर मिली तो वो शॉक रह गई। वानी को समझ नहीं आया कि इस तरह से कबीर कैसे मर सकता है। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? कल तो मैं शाम को कबीर के साथ ही थी और आज मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं यशिका को छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे कबीर को मार दिया। मैं उससे कबीर की मौत का बदला लेकर रहूंगी, लेकिन मैं यशिका से किस तरह से बदला लूंगी? तभी वानी को श्रद्धा का ख्याल आया और उसने सोचा इस काम में उसकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ श्रद्धा है। और इतना कहकर उसने श्रद्धा को कॉल मिलाकर कहा, हाय श्रद्धा। दूसरी तरफ से आवाज आई, यस आप कौन? वानी ने जवाब दिया, अरे पहचाना नहीं, मैं वानी बोल रही हूँ। श्रद्धा मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। आज तुम्हें मेरी हेल्प की क्या जरूरत पड़ गई वानी? व्यंग्यात्मक लहजे में श्रद्धा ने कहा, जिस पर खिसियाई हुई वानी ने जवाब दिया, नहीं नहीं श्रद्धा, ऐसी कोई बात नहीं। ये सुनकर श्रद्धा ने पूछा, फिर क्या वजह है वानी मुझे आज याद करने की? श्रद्धा की बात सुनकर वानी ने कहा, दरअसल वो कहीं मुझे अचानक कॉल करने की वजह कबीर तो नहीं? वानी की बात को शुरू होने से पहले ही श्रद्धा ने साफ साफ पूछा। एक बार को वानी हिचकी, फिर उसने कहा, हाँ श्रद्धा, तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, तो तुम और हम दोस्त हुए ना? क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? सवाल के जवाब में सवाल दागते हुए श्रद्धा ने पूछा, क्या करना होगा मुझे? क्या चाहती हो तुम मुझसे? श्रद्धा के सवाल पर वानी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम यशिका और मानव से कबीर की मौत का बदला लेने में मेरी मदद करो। ये सुनते ही श्रद्धा के चेहरे पर एक शैतानों सी मुस्कुराहट तैर गई और उसने शर्त रखी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वानी को इस बात का जैसे पहले ही अंदेशा था, इसलिए उसे श्रद्धा की शर्त वाली बात सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई और उसने चौंकने का नाटक करते हुए पूछा, शर्त? कैसी शर्त? इस पर श्रद्धा ने कहा, अगर तुम निखिल को निकालने में मेरी हेल्प करोगी तो ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इतना सुनकर वानी ने कहा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कबीर कैसे मर सकता है? वो मरा नहीं है, उसे मारा गया है, क्या तुम नहीं जानती? श्रद्धा ने पूछा, जिस पर वानी ने कहा, जानती हूँ, अभी टीवी पर भी देखा। लेकिन श्रद्धा ने बीच में ही बात काटी, लेकिन क्या? इस पर वानी ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मानव ऐसा कर सकता है। ये सुनकर श्रद्धा हंसी और बोली, कितनी भोली हो तुम वानी, तुम्हें क्या लगता है ये खून मानव ने किया है? वानी ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मानव ने ये खून नहीं किया तो फिर किसने किया है? इतना भी नहीं समझी, काम किसी और का, नाम किसी और का। बोलते हुए श्रद्धा हंसने लगी। ये सुनते ही वानी का खून खोल गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, छोड़ूंगी नहीं मैं यशिका को, मैं उससे कबीर की मौत का बदला हर हाल में लूंगी। इतनी सब बातों के बाद भी श्रद्धा ने एक्सीडेंट की पूरी सच्चाई वानी को नहीं बताई। दूसरी तरफ मानव के पास बैंक से कॉल आया और बैंक मैनेजर ने कहा, मिस्टर मानव, सॉरी टू से, आपकी कंपनी के जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपना नाम आपकी कंपनी के शेयर से वापस ले लिया है। मैनेजर की बात सुनते ही मानव सत्ते में आ गया और उसके मुंह से निकला, लेकिन क्यों? इस पर मैनेजर ने कहा, आप क्या अभी भी नहीं समझे? क्या आप नहीं जानते सब तरफ आपकी कितनी बदनामी हो रही है? बैंक मैनेजर की बात सुनकर आश्चर्य से मानव ने कहा, मैनेजर साहब, क्या आप भी इन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहे हैं? आपको तो मालूम ही है मेरी क्या रेपुटेशन है। बैंक मैनेजर ने जवाब दिया, वो तो सही है मिस्टर मानव, लेकिन आपकी बात पर कैसे विश्वास किया जाए? मानव ने हैरान होकर पूछा, ये बात आप कह रहे हैं जबकि आपको मालूम है कि मैंने आपकी बैंक की हर किस्त टाइम पर जमा की है। बैंक मैनेजर ने मानव की बात काटते हुए कहा, बैंक की किस्त समय पर जमा करते थे, लेकिन मानव ने हड़बड़ाकर पूछा, लेकिन क्या? बैंक मैनेजर ने शांति से जवाब दिया, इधर तो कुछ समय से आपकी लोन की किस्त की जमा नहीं हुई है मिस्टर मानव। इतना सुनते ही मानव तैश में बोला, क्या बकवास कर रहे हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है? मानव को इस तरह से गुस्सा करते हुए सुनकर बैंक मैनेजर ने कहा, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्या आप जानते हैं कि आपकी लोन की किस्त 6 महीने से चुकाई नहीं गई है, जो एक अच्छी खासी रकम है। बैंक मैनेजर की बात से मानव शॉक रह गया। उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी कंपनी से बराबर आपकी लोन की किस्त चुकाई जा रही थी, लेकिन आपने शायद मेरी बात पर ध्यान नहीं किया। 6 महीने से आपके लोन की किस्तें नहीं चुकाई गई हैं। अपनी बात पर जोर देते हुए बैंक मैनेजर ने कहा। मानव के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। मानव धम से कुर्सी पर बैठ गया और खुद को संभालते हुए उसने बैंक मैनेजर से कहा, मुझे थोड़ा सा समय तो दीजिए, चेक करना पड़ेगा। इस पर बैंक मैनेजर ने जवाब दिया, कल आपकी 7वें लोन किस्त की लास्ट डेट है और इस वजह से हमें आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करना पड़ेगा। बैंक मैनेजर की बात सुनकर मानव सत्ते में आ गया। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे जिसे वो गुस्से में जोर जोर से मसलने लगा।
मानव का पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। दोनों हाथों से सिर थामकर आंखें मूंदे वो ना जाने कितनी देर तक कुर्सी पर बैठा रहा। आंख खुली तो सामने यशिका खड़ी थी। मानव के माथे पर हल्की पसीने की बूंदें और चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर यशिका घबरा गई। यशिका ने घबराते हुए पूछा, क्या बात है मानव, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? कहाँ से था ये कॉल? कहीं दादाजी तो? यशिका की आवाज सुनकर मानव ने अपनी पसीने की बूंदों को पोंछते हुए कहा, नहीं नहीं, वो दरअसल। यशिका ने बीच में ही टोका, पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी से बताओ किसकी कॉल थी? मानव ने मायूस होते हुए कहा, अभी बैंक मैनेजर की कॉल आई थी, उन्होंने मेरी कंपनी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। इतना सुनते ही यशिका को लगा कि जैसे वो चक्कर खाकर गिर जाएगी और उसके मुंह से निकला, क्या? अब क्या करेंगे हम? ये सब क्या हो रहा है? कौन है जो हमें बर्बाद कर देना चाहता है? किसने किया था ये करोड़ों का घोटाला? आखिर क्या वजह थी टाइम पर किस्त ना जमा होने की? क्या मानव और यशिका असली गुनहगार को ढूंढ पाएंगे? उधर घर पर बैंक मैनेजर की बात सुनकर मानव सकते में आ गया। यशिका ने भी घबराते हुए पूछा, क्या बात है मानव, इतना क्यों परेशान लग रहे हो? यशिका की आवाज सुनकर मानव ने जब बैंक अकाउंट फ्रीज होने की बात बताई तो यशिका परेशान हो गई और यशिका ने कहा, समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है? इन सब के पीछे कौन है? कौन हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है? अभी यशिका और मानव इस विषय पर बात कर ही रहे थे कि तभी दोनों बच्चे उनके पास आए और शुभम ने कहा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। यशिका कुछ कहती उससे पहले ही आर्यन ने भी कहा, हाँ मैं भी नहीं जाऊंगा, पापा वहाँ पर बच्चे आपके लिए गलत बात बोलते हैं। आर्यन की बात सुनकर मानव एकदम चौंका और पूछा, क्या कहते हैं ये बच्चे? आर्यन कुछ कहता उससे पहले ही यशिका ने बात काट दी और कहा, कुछ नहीं मानव, बच्चे अभी छोटे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब चलता है। मानव ने ध्यान से यशिका की तरफ देखा और उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश की। यशिका ने बच्चों को कहा, चलो चलो होमवर्क करो, क्या ये फालतू की बातें लेकर बैठ गए हो? यशिका की बात सुनकर मानव ने भी बच्चों से कहा, जाओ बच्चों आप लोग अपना होमवर्क करो, फिर हम लोग बैठकर बातें करेंगे। लेकिन बच्चों ने फिर जिद की, नहीं हमें स्कूल नहीं जाना, हमें पापा से बात करनी है, हमारी क्लास टीचर बिल्कुल अच्छी नहीं है, उन्होंने आज हमें डांटा। बच्चों की बातें बुआ भी सुन रही थी। उन्होंने आकर बच्चों को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपने गलती की थी इसीलिए डांट पड़ी, इन छोटी छोटी बातों से स्कूल जाना तो नहीं छोड़ सकते ना, आपको पढ़ लिख कर बड़ा बनना है, पापा जितना बड़ा। यशिका बच्चों की बात सुनकर परेशान हो गई, लेकिन इस समय उसे बैंक अकाउंट फ्रीज होने की ज्यादा टेंशन थी, इसलिए उसने इस बात को यही विराम लगाते हुए बच्चों से कहा, ठीक है स्कूल मत जाना, लेकिन होमवर्क तो पूरा कर लो, फिर मैं आपके स्कूल में बात करती हूँ। इतना सुनते ही बच्चों के फेस पर थोड़ी सुकून की झलक मिली। यशिका ने आंखों ही आंखों में बुआ जी से बच्चों को उनके कमरे में ले जाने की रिक्वेस्ट की, तो बुआ जी ने भी आंखों में ही जवाब दिया और बच्चे बुआ जी के साथ अपने रूम में होमवर्क करने चले गए। बच्चों के अपने रूम में जाने के बाद यशिका ने मानव से पूछा, अब क्या करना है आगे? इस पर मानव ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, देखता हूँ, पहले ऑफिस जाकर अकाउंट की डिटेल्स निकलवाता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। क्योंकि मानव कुछ कहते कहते रुका तो यशिका ने टोका, क्योंकि क्या मानव? मानव ने चिंतित स्वर में कहा, समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? मेरी कंपनी से तो लोन की किस्तें बराबर चुकाई जा रही थी, फिर ये कौन सा नया बखेड़ा आ गया है? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मानव की बात सुनकर यशिका ने कंफ्यूजन की स्थिति में सिर्फ गर्दन हिलाकर समर्थन किया। फिर यशिका ने पूछा, तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलूं? लेकिन मानव ने यशिका को चलने से मना कर दिया और कहा, नहीं तुम यहीं पर रहकर बुआ जी और बच्चों का ख्याल रखो, बच्चे पहले ही बहुत डिस्टर्ब हैं, मैं खुद से देखता हूँ क्या करना है। इतना कहकर मानव वहाँ से चला गया। जहाँ एक तरफ यशिका बच्चों के साथ रुक गई थी, वहीं दूसरी तरफ मानव ने ऑफिस में पहुंचकर अकाउंटेंट को अपने रूम में बुलाया। अकाउंटेंट के रूम में आते ही मानव ने कहा, मिस्टर सुनील आप मुझे पिछले 6 महीने के अकाउंट स्टेटमेंट निकाल कर दीजिए। मानव की बात सुनकर अकाउंटेंट ने पूछा, सर क्या बात है, आपको पिछले 6 महीने की डिटेल्स क्यों चाहिए? इतना सुनते ही मानव ने गुस्से में जवाब दिया, क्यों? अकाउंट डिटेल्स निकलवाने से पहले मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? जितना कह रहा हूँ उतना करो। तब अकाउंटेंट ने बात संभालते हुए कहा, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप परेशान लगे इसलिए मैंने पूछा, मैं अभी डिटेल निकाल कर लाता हूँ। 10 मिनट के बाद अकाउंटेंट ने मानव की डोर पर नॉक किया तो नॉक की आवाज पर मानव ने कहा, आ जाइए, जरा सी अकाउंट डिटेल्स निकालने में इतना समय लगता है, दिखाइए जो मैंने आपसे डिटेल्स मांगी है। मानव ने जब अकाउंट डिटेल्स देखी तो वो हैरान रह गया कि सिर्फ 6 मंथ से उसके लोन की किस्तें ही जमा नहीं हुई थी। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, उसका अकाउंट लगभग खाली हो चुका था। किसी ने उसके नाम से सारा बैलेंस निकाल करोड़ों का घोटाला कर दिया था। बैलेंस शीट के कुछ पेजेस फटे हुए थे और उसके नाम से बैंक से काफी बैलेंस विड्रॉल भी हुआ था। इतना देखते ही मानव परेशान हो गया। मानव ने अकाउंटेंट से पूछा, कब निकला बैंक से इतना पैसा, किसकी परमिशन से निकाला गया? अकाउंटेंट घबरा गया। उसने घबराते हुए जवाब दिया, सर मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो अभी नया आया हूँ। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। मानव अब क्या करे उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बैंक का करोड़ों का कर्जदार हो गया। उसने घबराकर यशिका को कॉल किया। यशिका पहले से ही मानव की कॉल का इंतजार कर रही थी। अपने सेल पर मानव का नाम ब्लिंक होते ही उसने तुरंत कॉल रिसीव की और पूछा, हाँ मानव कुछ पता चला? मानव के मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने बस लड़खड़ाती हुई आवाज से जवाब दिया, नहीं हम बर्बाद हो गए, किसी ने करोड़ों का घोटाला किया है। इतना सुनते ही यशिका गश्त खाते खाते बची। उसने खुद को संभाला और बोली, तुम पहले घर पर आओ, मिलकर कोई राह निकालते हैं। मानव ऑफिस से निकल गया और थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच गया था। मानव और यशिका घर पर उदास बैठे उधेड़ बनने लगे हुए सोच ही रहे थे कि मानव के नंबर पर कुछ कॉल आने लगी, जिन्हें बार बार मानव कट कर रहा था। यशिका ने मानव से कहा, क्या बात है मानव, बार बार किसका कॉल आ रहा है? मानव ने गंभीर मुद्रा में यशिका को जवाब दिया कि डूबती नैया का कोई सहारा नहीं होता। आज मेरी कंपनी डूबी है तो कंपनी के डूबते ही लेनदारों की कॉल आने लगी। अभी मानव यशिका से बात कर ही रहा था, तभी एक लेनदार ने कॉल पर कहा, मिस्टर मानव आप तुरंत हमारा पैसा हमें वापस कीजिए, वरना हमें आपकी प्रॉपर्टी जब्त करनी पड़ेगी। मानव ने उस लेनदार से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ऐसा मत कीजिए, आप भी जानते हैं मैं कितनी परेशानियों के दौर से गुजर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं जल्दी आपका कर्जा चुका दूंगा। इस पर लेनदार ने कहा, हम आपको 2 दिन की मोहलत देते हैं, वरना आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। इतना सुनते ही मानव सख्ते में आ गया। उसने यशिका की ओर देखा।
खिन भरी आवाज में यशिका ने कहा, समझ नहीं आता कि क्यों हमेशा हमारे साथ ही ऐसा होता है। एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी सामने खड़ी होती है। ऐसे कैसे कोई हमारी प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है? मानव, इसमें जरूर किसी का हाथ है। यशिका की बात सुनकर मानव ने कहा, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ कि बिना किसी हेराफेरी की कंपनी इतने बड़े कर्ज में नहीं डूब सकती, पर सवाल यही है किसने किया होगा ये सब। घर पर जहाँ लेनदार मानव को फोन पर फोन कर रहे थे, वहीं हॉस्पिटल में दादाजी के कमरे में टीवी स्क्रीन पर मानव और उसकी कंपनी से संबंधित न्यूज चल रही थी। हल्की सी न्यूज कानों में पड़ते ही दादाजी की पल्स बढ़ गई और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। दादाजी की हालत खराब होते हुए देखकर शिखा ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर अपने रूटीन राउंड को छोड़कर फौरन दादाजी के चेकअप के लिए आए और आते ही उन्होंने टीवी बंद कर दिया। डॉक्टर ने शिखा से कहा, मैंने पहले भी कहा था कि दादाजी के लिए कोई सा भी स्ट्रेस सही नहीं, आपको पहले से भी ज्यादा इनका ध्यान रखना पड़ेगा। दादाजी के लिए किसी भी तरह का स्ट्रेस घातक हो सकता है, इनको हर तरह के स्ट्रेस से बचाइए। इसके बावजूद यहाँ पर आपने न्यूज चला रखी है। शिखा ने डॉक्टर की बात सुनकर कहा, ठीक है डॉक्टर, हम दादाजी का पूरा ख्याल रखेंगे। तब डॉक्टर ने दोबारा अपनी बात दोहराई, देखिए दादाजी के लिए जरा सा भी स्ट्रेस लेने से कंडीशन सीरियस हो सकती है, आपको विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है। डॉक्टर अपनी बात दोहराकर वहाँ से चले गए। तभी शिखा के पास श्रद्धा का कॉल आया। श्रद्धा की कॉल देखते ही शिखा भड़क गई और उसने गुस्से में कॉल रिसीव करते हुए कहा, श्रद्धा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? तुम जैसे धोखेबाजों से मैं बिल्कुल बात करना नहीं चाहती। इतना कहकर शिखा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। लेकिन तभी दोबारा से श्रद्धा ने कॉल की। एक बार फिर से शिखा ने इस कॉल को काट दिया, लेकिन तीसरी बार कॉल आने पर शिखा ने गुस्से में कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से आवाज आई, देखो शिखा कॉल मत काटना, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। शिखा ने गुस्से में कहा, क्यों नहीं करूं कॉल डिस्कनेक्ट? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शिखा की बात सुनकर ढिठाई से श्रद्धा ने कहा, कभी नहीं जब ये तुम्हारे फायदे की बात हो। शिखा को श्रद्धा से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने पलट कर कहा, तुम्हारे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती श्रद्धा। श्रद्धा हंसी और कहा, बात सुनोगी तभी पता चलेगा कि तुम्हारे मतलब की है या नहीं। ये सुनकर शिखा ने कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बको जो तुम्हें बकना है। इस पर श्रद्धा बोली, ऐसे नहीं मैडम, तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। खींचते हुए शिखा ने कहा, बोलो कहाँ पर और कब मिलना है? श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वहीं जहाँ पर मैं तुम्हें उस दिन मिली थी, अब से ठीक 1 घंटे बाद। और कॉल कट गई। कॉल कटते ही शिखा सोच में पड़ गई कि आखिर क्या कारण है, श्रद्धा मुझसे क्यों मिलना चाहती है? यहाँ पर दादाजी के पास कौन रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं श्रद्धा का मन बदल गया हो और वो अपने किए पर पछता रही हो? इतना सोचते हुए शिखा ने बुआ जी को कॉल मिलाई और कहा, बुआ जी मुझे अर्जेंट किसी काम से जाना पड़ रहा है, क्या आप इस बीच दादाजी के पास रुक जाएंगी? बुआ जी ने कहा, ठीक है, मैं बस 15 मिनट में पहुंचती हूँ। बुआ जी की ये बात सुनकर शिखा ने कहा, लेकिन आप यशिका से कुछ मत कहिएगा, वरना वो परेशान हो उठेगी। बस थोड़ी देर की बात है, मैं जल्दी ही हॉस्पिटल आ जाऊंगी। बुआ जी ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं यशिका से कुछ नहीं कहूंगी। बुआ जी थोड़ी सी ही देर में अस्पताल पहुंच गई और उनके आते ही शिखा वहां से निकल गई। उसने टैक्सी पकड़ना ठीक समझा। नेशनल हाईवे के पास पहुंचकर उसने आने जाने वाली सड़क पर चारों तरफ देखा, लेकिन श्रद्धा नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए उसको कॉल मिलाया। पहली बार रिंग होकर कट गई। दूसरी बार शिखा ने दोबारा कॉल ट्राई की तो सामने की तरफ से आवाज आई। शिखा बरसते हुए बोली, बताओ किसने बुलाया है मुझे? इतनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। श्रद्धा ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? किसको बेवकूफ बना रही हो शिखा? क्या मैं नहीं जानती कबीर का खून किसने किया है? ये सुनते ही शिखा चिल्लाई, व्हाट नॉनसेंस, जो भी मन में आ रहा है बके जा रही हो, सोच समझ कर तो बोलो। क्या मैं नहीं जानती कि ये खून तुमने किया है? तुम लाख छुपाने की कोशिश करो, लाख तुम लोगों से झूठ बोलती रहो, मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर ही रहूंगी। इतना सुनते ही श्रद्धा जोर से हंसी और बोली, किस सच की बात कर रही हो तुम? अब तुम्हारी प्यारी सहेली और मानव को कोई नहीं बचा सकता, अभी भी वक्त है, मुझसे हाथ मिला लो। शिखा ने जवाब दिया, तुम लाख कोशिश कर लो, मेरा और यशिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्रद्धा ने हंसते हुए कहा, कौन किसका क्या बिगाड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, फिलहाल अभी तो समझदारी इसी में है कि जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। देख लो, अभी तो मानव और उसकी कंपनी कर्ज में डूबे हैं, कहीं डर डर के भिखारी ना बन जाएं। शिखा को श्रद्धा की बात तीर के जैसी चुभी और तलखी भरी आवाज में बोली, मतलब कहीं ये सब तुम्हारी तो चाल नहीं? श्रद्धा मुस्कुराती रही और उसको इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर शिखा ने कहा, इसका मतलब ये सारी चाल तुम्हारी है? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? ये सुनकर श्रद्धा बोली, निखिल के लिए। इतना सुनते ही शिखा ने ताली पीटी और कहा, भूल गई निखिल ने यशिका के साथ क्या किया था? इसके बावजूद भी तुम निखिल का साथ दे रही हो? हाँ शिखा, मैं निखिल से प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, श्रद्धा ने बेबाकी से कहा। इतना सुनते ही शिखा थोड़ा तेज होते हुए बोली, सब कुछ यानी मर्डर भी? इस पर श्रद्धा ने कहा, मर्डर किसने किया है इस चक्कर में ना पड़कर ये सोचो, अगर मानव खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया तब क्या होगा? अच्छा होगा तुम मुझसे हाथ मिला दो। शिखा का दिमाग तेजी से चलने लगा और उसने श्रद्धा के साथ एक डील का मन बना लिया, इसलिए श्रद्धा से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरा काम करना पड़ेगा। शिखा की बात पर श्रद्धा ने कहा, ठीक है बताओ क्या काम है तुम्हारा? शिखा ने हड़बड़ी में कहा, मुझे तुमसे पूरा सच जानना है, तुम मुझे सच सच बताओ कि ये मर्डर किसने किया है और ये जाल किसने बुना है। इस बात पर श्रद्धा मुस्कुराई और कहा, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। मानव और यशिका कैसे इस चक्रव्यूह से निकलेंगे? किसने किया है करोड़ों रुपए का घोटाला? और क्या चाहती है श्रद्धा शिखा से? घर पर मानव और यशिका परेशान बैठे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से बैंक का कर्जा चुकाएं। तभी यशिका अपने रूम से एक बॉक्स लेकर आई और मानव को देते हुए कहा, मानव तुम इसे बेचकर अपने लोन का अमाउंट पूरा करो। मानव बॉक्स को देखकर चौंका और पूछा, इसमें क्या है? यशिका ने कहा, ये मेरी कुछ ज्वेलरी है। इतना सुनते ही मानव भड़क गया, दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? मैं क्या तुम्हारी ज्वेलरी बेचूंगा? उससे तो अच्छा है कि मैं ये घर ही बेच दूंगा। यशिका ने मानव को समझाते हुए कहा, मानव इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? ज्वेलरी आड़े वक्त पर ही काम आती है, इस समय हमें इसकी बहुत जरूरत है, एक बार सब सही हो जाएगा तो दोबारा से गहने बनवा लेंगे। यशिका की बात को सिरे से नकारते हुए मानव ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी इस बारे में बिल्कुल नहीं सुनूंगा, तुम अपने जेवर इस तरह से खत्म नहीं कर सकती, मैं इस घर को ही बेचने का सोच रहा हूँ। प्लीज जिद मत करो मानव, जरा दादाजी की तो सोचो। यशिका ने समझाने की कोशिश की। यशिका की बात सुनकर मानव बोला, अगर तुम्हें उनकी इतनी चिंता होती तो तुम ये गहने बेचने के लिए नहीं कहती। मानव का इस तरह से कहना यशिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। यशिका बोली,
कैसी बात कर रहे हो मानव? मुझे उनकी चिंता है, लेकिन मैं इन गहनों को बेचने के लिए क्यों कह रही हूँ ये शायद तुम नहीं समझ पा रहे। मानव गुस्से से बोला, मैं भी तो सुनूं, किस लिए कह रही हो? मानव की बात पर यशिका ने कहा, ध्यान से सोचो, ये बजाज मानशन यदि बिक जाएगा तो दादाजी की सेहत पर कितना बुरा असर होगा। उन्हें अपने इस बजाज मानशन से कितना लगाव है, ये बात किसी से छिपी नहीं। यशिका की बात सुनकर मानव ने कहा, मैं सब कुछ सोचकर ही बोल रहा हूँ। नहीं मानव, तुम कुछ नहीं सोच रहे हो, अपनी बात पर अड़ते हुए यशिका ने कहा। मानव के चेहरे की तरफ गहराई से देखते हुए यशिका ने जोर देते हुए कहा, तुम तो जानते ही हो, इस बजाज मानशन में और इस घर में उनके प्राण बसते हैं। अगर तुम इस घर को ही बेच दोगे तो दादाजी पे क्या बीतेगी? यशिका अभी अपनी बात कह ही रही थी कि तभी बैंक से कॉल आया, और जैसे ही मानव ने कॉल रिसीव किया, बैंक मैनेजर ने मानव से कहा, मिस्टर मानव, हम आपके घर के पेपर और घर को सील कर रहे हैं। इतना सुनते ही मानव शॉक रह गया और उसने बैंक मैनेजर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैनेजर साहब, आप मुझे थोड़ा सा संभलने का मौका तो दीजिए, मैं जल्दी ही आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। मानव की रिक्वेस्ट पर बैंक मैनेजर ने कहा, मिस्टर मानव, हम आपको 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। अगर आपने बैंक का लोन नहीं चुकाया तो हमें आपका घर बेचना पड़ेगा। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही मानव ने परेशानी में यशिका से कहा, यशिका, हम बर्बाद हो गए, अब कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो गया। यशिका ने मानव से पूछा, क्या हुआ मानव, पूरी बात बताओ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मानव बोला, अभी बैंक से कॉल आया था, उन्होंने हमारे घर के पेपर और घर सील करने का डिसाइड किया है और मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया है। यशिका ने हैरानी से पूछा, 1 हफ्ते का समय? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कह तो रहे हैं कि उनका पूरा कर्जा चुका देंगे, क्या वो हमारा पुराना रिकॉर्ड नहीं देख सकते? मानव ने भर्राई आवाज में कहा, 1 हफ्ते का समय दे तो रहे हैं वो, तुमको शायद नहीं मालूम, यदि लोन की 3 किस्तें लगातार बैंक में जमा नहीं होती हैं तो बैंक की तरफ से उस अकाउंट को एनपीए में डाल दिया जाता है और हमारी किस्तें 6 महीने से नहीं भरी गई हैं। कंफ्यूजन वाली स्थिति में यशिका ने कहा, मैं समझी नहीं। मानव शांत आवाज में बोला, बैंक 1 साल तक लोन की किस्त चुकाने का इंतजार करता है, लेकिन उसके बाद फिर लोन लेने वाले व्यक्ति को बैंक की तरफ से डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद बैंक उसके घर को जब्त कर सकता है और सरफासी एक्ट के तहत उसे नीलाम भी कर सकता है। मानव की बात सुनकर यशिका कुछ देर के लिए गुम हो गई, फिर कुछ देर बाद बोली, कर्जा चुकाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। इस पर मानव बोला, कैसे कैसे होगा सब, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यशिका, मैं क्या करूं? मायूस मानव को सांत्वना देते हुए यशिका ने कहा, भगवान सब सही करेंगे, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। तभी यशिका ने मानव की तरफ देखते हुए कहा, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए मेरे पापा के घर शिफ्ट हो जाते हैं? और मानव ने प्रश्न भरी नजरों से यशिका की ओर देखा। मानव को इस तरह देखते हुए यशिका 2 मिनट के लिए रुकी, फिर बोली, मानव, एक बात कहूं, देखो मना मत करना। यशिका का इस तरह से कहना इस सिचुएशन में मानव को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिर भी उसने कहा, हाँ हाँ बताओ, क्या बात है यशिका? यशिका ने हिचकिचाते हुए कहा, मानव, तुम्हें याद है कुछ समय पहले मैंने एक फ्लैट लिया था? मानव ने ठंडी सी आवाज में कहा, हाँ याद है। तो मानव, मैं सोच रही थी क्यों ना हम इस फ्लैट को बेच दें। इस पर मानव ने कहा, यशिका, फ्लैट बेचकर क्या होगा? यशिका ने समझाने के लहजे में कहा, अरे मानव, कम से कम तुम अपना लोन तो चुका पाओगे। मानव बोला, नहीं यशिका, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, लोन अमाउंट बहुत बड़ा है। यशिका ने मानव की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, ऐसा कितना बड़ा लोन है? 200 करोड़ का लोन है, और तुम्हारे फ्लैट की कीमत कितनी होगी? यही कोई 3 करोड़ के आसपास। मानव ने हिसाब लगाते हुए कहा। मानव की बात से सहमति जताते हुए यशिका ने कहा, जो भी है मानव, कम से कम घर बिकने से तो बच जाएगा, फिर धीरे धीरे कर्जा चुकाते रहेंगे। मानव को यशिका की बात कुछ हद तक ठीक लगी। इस बात पर उसने जवाब दिया, शायद तुम सही कह रही हो, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। यशिका बोली, ठीक है, तो मैं पापा को खबर कर देती हूँ कि हम उनके पास आ रहे हैं 1-2 दिनों में। मानव ने बुझे हुए मन से सहमति में सिर हिलाया। मानव की हामी भरने के बाद यशिका ने अपने पापा को फोन मिलाया। यशिका की आवाज सुनते ही यशिका के पापा ने कहा, यशिका, ये सब क्या हो गया? यशिका ने एक लंबी आह भरते हुए कहा, आपको भी पता लग गई ये खबर? इस पर यशिका के पापा बोले, मैंने अभी टीवी पर देखा, ऐसी खबरें ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रहती बेटा। वैसे भी मानव एक बिजनेस टाइकून है, तो मीडिया वाले तो ये सारी बातें उछालेंगे ही। खैर, ये बताओ कैसे याद किया? इस पर यशिका ने कहा, मानव और बच्चे यानी हम लोग कुछ दिनों के लिए आपके घर रहने के लिए आ रहे हैं। यशिका के पापा बोले, हाँ हाँ जरूर, यू आर मोस्ट वेलकम। उधर हॉस्पिटल में दादाजी खुद को पहले से बेटर फील कर रहे हैं। उन्होंने बुआ जी से कहा, जरा न्यूज लगा दो। इस पर बुआ बोली, भाई जी आपको सिर्फ आराम करना है, डॉक्टर ने आपको पूरी तरह से रेस्ट लेने के लिए कहा है, आप टीवी थोड़ा सही हो जाए तो देख लीजिएगा। लेकिन दादाजी नहीं माने। उनकी जिद के आगे बुआ ने टीवी स्टार्ट कर दिया। टीवी पर न्यूज चल रही थी, बजाज मैंशन पर करोड़ों का बकाया, इसलिए बजाज मैंशन सील कर दिया गया है। और इतना देखते ही दादाजी की बेचैनी बढ़ने लगी। दादाजी को यूं परेशान देखकर बुआ जी ने समझाया, पिताजी आप चिंता मत करो, कुछ दिनों की परेशानी है, सब सही हो जाएगा। बुआ जी की बात सुनकर दादाजी ने कहा, कैसे करेगा मानव, समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है, एक के बाद एक परेशानियां थमने का नाम ही नहीं ले रही। बुआ जी ने अपने चेहरे की परेशानी को छुपाते हुए दादाजी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मानव और यशिका सब ठीक कर देंगे, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। बुआ जी की बात सुनकर दादाजी चिंता में छत की तरफ देखते रहे। उधर यशिका ने बच्चों को समझा बुझाकर स्कूल भेजा और इस घर से शिफ्ट होने की तैयारी करने लगी। लेकिन स्कूल में आर्यन और शुभम का एक बार फिर से क्लास के दूसरे बच्चों से झगड़ा होने लगा। शुभम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि बच्चे उसके पापा का नाम बदनाम कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों ने जानबूझकर शुभम और आर्यन को बोला, तुम्हारे पापा चोर हैं। तो किसी बच्चे ने कहा, तुम्हारे पापा ने खून किया है, वो खूनी है। आर्यन और शुभम के लिए ये बात बर्दाश्त से बाहर थी। उन्होंने आव देखा नाताव और उस बच्चे की पिटाई कर दी, जिसे देखकर और बच्चे भी शुभम और आर्यन से भिड़ गए और उन्होंने कहा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम हमारे दोस्त को मारो। बात बढ़ती गई और दोनों बच्चों के इस खींचातानी में कपड़े फट गए। जिस समय बच्चों के बीच में झगड़ा हो रहा था, उसी समय चपरासी ने जाकर प्रिंसिपल से शिकायत करते हुए कहा, मैम जल्दी चलिए, वहाँ ग्राउंड में बच्चों का आपस में झगड़ा हो रहा है।
चपरासी की बात सुनकर प्रिंसिपल गुस्से से ग्राउंड की ओर गई। वहाँ उन्होंने देखा शुभम एक बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ उसे मार रहा है। ये देखते ही प्रिंसिपल का पारा हाई हो गया और उन्होंने शुभम को डांटते हुए कहा, स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। दोनों बच्चों को लेकर प्रिंसिपल अपने ऑफिस में आई और यशिका को कॉल पर कहा, मिसेस मानव, आप फौरन आकर अपने बच्चों को यहाँ से ले जाएं। प्रिंसिपल की बात सुनकर यशिका ने परेशान होकर पूछा, प्रिंसिपल मैम, क्या मैं जान सकती हूँ कि इस बार बच्चों ने क्या किया है? लेकिन प्रिंसिपल गुस्से में बोली, आपको जो भी बात करनी है आप यहाँ आकर करिए। आपके बच्चों ने स्कूल का डिसिप्लिन तोड़ा है और बार बार ये दूसरे बच्चों से लड़ाइयां कर रहे हैं। प्रिंसिपल की बात सुनकर यशिका ने कहा, ठीक है मैम, मैं अभी आती हूँ। यशिका स्कूल जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी हॉस्पिटल से बुआ जी ने कॉल पर यशिका से कहा, यशिका फौरन हॉस्पिटल आ जाओ, दादाजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। यशिका बुआ की बात सुनकर घबराकर बोली, ठीक है बुआ जी, मैं अभी आती हूँ। यशिका ने बुआ जी से कह तो दिया कि आ रही है, लेकिन बाद में सोच में पड़ गई कि मैं कहाँ जाऊँ। एक तरफ स्कूल में प्रिंसिपल बुला रही है और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में दादाजी की तबीयत सही नहीं। इंस्पेक्टर ने इन्वेस्टिगेशन फाइल ओपन की है। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर ने शिखा को इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। इंस्पेक्टर ने शिखा से पूछा, आप कबीर से आखिरी बार कब मिली थी? शिखा ने घबराई हुई आवाज में कहा, उसके मर्डर से एक दिन पहले। इस पर इंस्पेक्टर ने दूसरा सवाल पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आप कबीर से किस सिलसिले में मिली? इंस्पेक्टर के सवाल से शिखा सकपका गई। उसे समझ में नहीं आया वो क्या जवाब दे, इसलिए सिर्फ इतना ही कहा, ये मेरा निजी मामला था इंस्पेक्टर। शिखा की बात सुनकर इंस्पेक्टर मुस्कुराया और कहा, ये पुलिस स्टेशन है, हमारी बात का आप सीधा सीधा जवाब दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपको लॉकअप में बंद कर दें, क्योंकि कबीर के मर्डर में शक की सुई आपकी तरफ भी जाती है। शिखा ने सहमी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, मैंने बताया तो मुझे उससे कुछ पुराना हिसाब करना था। इंस्पेक्टर ने कड़कदार आवाज में कहा, लगता है आप नहीं मानेंगी। ठीक है, आपकी मर्जी। तो आप ये बताइए कि आप श्रद्धा को कैसे जानती हैं? इस पर डरी सहमी शिखा ने कहा, श्रद्धा निखिल की गर्लफ्रेंड है और निखिल यशिका को पसंद करता था। इंस्पेक्टर ने मुंह से आवाज निकाली। उसके बाद शिखा को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और बोला, आप श्रद्धा को कब मिली? शिखा हड़बड़ाहट में बोली, मर्डर वाले दिन। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर हंसा और बोला, यानी आपको पूरा यकीन है कि उस दिन कबीर गोयनका का एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ था और कहीं ये मर्डर आपने तो नहीं किया? ये सुनते ही शिखा डर गई और रोते हुए बोली, नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं क्यों करूंगी कबीर का मर्डर? मेरा क्या फायदा? हाँ, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि कबीर के मर्डर से आपको क्या फायदा? कहते हुए इंस्पेक्टर ने अपने हाथ में लिए हुए स्टिक को टेबल पर मारा। शिखा रुआसी आवाज में बोली, इंस्पेक्टर साहब, मुझे कबीर ने ही नेशनल हाईवे के पास वाले खंडर में मिलने के लिए बुलाया था। मुझे नहीं मालूम था कि श्रद्धा भी मुझे इसी बीच कॉल करेगी और मदद मांगेगी। आप माने ना माने, ये पूरा जाल श्रद्धा का ही बिछाया हुआ है। अपनी बात पर जोर देते हुए शिखा ने इंस्पेक्टर से कहा, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर बहुत देर तक मन ही मन हंसता रहा। इंस्पेक्टर बोला, कितना बढ़िया हिसाब है, एक पाले से दूसरे वाले पाले में गेंद फेंकते रहो, कोई आउट ही नहीं होगा। शिखा ने दोबारा से कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, मेरी बस इतनी सी गलती है कि श्रद्धा ने मुझसे मदद मांगी और मैं बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद के लिए पहुंच गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी भलमनसाहत का ये अंजाम होगा। इंस्पेक्टर ने शिखा को झिड़का, ये सब हम अपने आप इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। आपसे आखिरी सवाल, उसके बाद आप जा सकती हैं। आप वानी को कब से जानती हैं? वानी का नाम सुनते ही शिखा चौंक गई। शिखा सोच ही रही थी कि क्या जवाब दे। इससे पहले इंस्पेक्टर ने कहा, आपके माथे पर ये पसीने की बूंदें बताती हैं कि आप कुछ छिपा रही हैं मिस शिखा। शिखा से कोई भी सही जवाब ना मिलने पर इंस्पेक्टर ने कहा, आप जा सकती हैं। जहां एक तरफ शिखा पुलिस स्टेशन से निकल गई थी, वहीं दादाजी की तबीयत का सुनकर यशिका स्कूल की जगह दादाजी से मिलने हॉस्पिटल पहुंची। कैसे मानव और यशिका असली खूनी को ढूंढ पाएंगे? किसने किया है करोड़ों रुपए का घोटाला? मानव अपने घर को सील होने से कैसे बचाएगा? दादाजी की तबीयत खराब होने की बात से यशिका परेशान हो गई और स्कूल न जाकर हॉस्पिटल चली गई। जैसे ही यशिका हॉस्पिटल में दादाजी के रूम के पास पहुंची, उसने देखा डॉक्टर बाहर निकल रहे हैं। ये देखते यशिका ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, दादाजी की तबीयत अब कैसी है? यशिका को देखकर डॉक्टर ने कहा, यशिका जी, दादाजी की तबीयत पहले से ठीक है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस देना सही नहीं। उन्हें किसी भी स्ट्रेस से दूर रखिए। किसी भी मतलब किसी भी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रही होंगी। कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। यशिका तेज कदमों से दादाजी के रूम में एंटर हुई। उसने देखा दादाजी किसी बात पर परेशान है और बुआ जी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हैं। ये देखकर यशिका ने पूछा, क्या हो गया हमारे एवरग्रीन जेंटलमैन को? किस बात पर परेशान है आप? यशिका की बात पर दादाजी ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। एक के बाद एक परेशानियां। मानव बेचारा कैसे इन सब परेशानियों से छुटकारा पाएगा? दादाजी की बात को समझते हुए यशिका ने कहा, मानव कोई छोटा सा बच्चा नहीं, एक इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है दादाजी। बिजनेस में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। आप चिंता नहीं करें, मानव सब हैंडल कर लेगा। और आप है ना मानव के साथ? यशिका की बात पर बुआ जी भी बोली, सही तो कह रही है यशिका, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस आप अपनी सेहत का ध्यान करो। देखो ना, शुभम और आर्यन भी आपको कितना याद कर रहे हैं। बुआ की बात पर दादाजी हल्की सी हंसी हंसते हुए बोले, कहाँ है आज मेरे दोनों शेर? इस पर यशिका ने जवाब दिया, स्कूल गए हैं। वैसे तो जाने के लिए मना कर रहे थे, बहुत समझाकर भेजना पड़ा। दूसरी तरफ श्रद्धा ने निखिल से मिलने का मन बनाया और निखिल से मिलने जेल पहुंच गई। श्रद्धा ने निखिल को देखते ही कहा, तुम्हें एक गुड न्यूज देने आई हूँ। इस पर निखिल बोला, एक गुड न्यूज मेरे पास भी है, जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। निखिल की बात पर श्रद्धा हैरान रह गई और बोली, अच्छा, ऐसी कौन सी गुड न्यूज है, मैं भी तो सुनूं। निखिल मुस्कुराते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तुम सुनाओ, मैं भी तो सुनूं कि मेरी बुलबुल ने कौन सा ऐसा बड़ा तीर मारा है। निखिल की बात पर श्रद्धा ने उसे घूर कर देखा और बोली, जब मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगी तुम भी हैरान रह जाओगे। निखिल श्रद्धा की तरफ देखकर बस मुस्कुराता रहा। श्रद्धा ने बताया, पता है निखिल, मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए कितनी कोशिश की है, यहाँ तक कि उस यशिका तक से खूब मिन्नतें की, लेकिन यशिका ने मेरी एक नहीं सुनी। श्रद्धा की बात निखिल सुन जरूर रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा है। इस बात का श्रद्धा को कहीं ना कहीं आभास भी हो रहा है, इसलिए उसने एक बार निखिल को टोका, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी गई हो, इस तरह से निखिल ने रिएक्ट किया और हड़बड़ाते हुए बोला, सुन रहा हूँ मैं तुमको, तुम अपनी बात जल्दी से पूरी करो। इस पर श्रद्धा ने आगे बोलना शुरू किया, निखिल, जब मुझे यशिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने शिखा से हाथ मिलाना ठीक समझा, और तुम्हें पता है क्या हुआ उस दिन?
कहते हुए श्रद्धा ने निखिल को उस रात की सारी बात बताई। उस दिन मुझसे गलती हुई थी, बहुत बड़ी, पर ये नहीं पता था कि उस गलती का फायदा भी मिल सकता है। जिसको सुनकर निखिल ठहाका मारकर हंसा और बोला, मेरी सुनोगी तो खुशी के मारे पागल हो जाओगी। श्रद्धा ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, क्या हुआ निखिल, जल्दी से बताओ। निखिल बोला, सुनो, तुम्हें याद है पेन ड्राइव जिसे शिखा कबीर के पास लेकर आई थी? श्रद्धा एकदम से बोली, हाँ तो। फिर निखिल ने शैतानों वाली हंसी के साथ श्रद्धा को पूरी बात सुनाई, जिसे सुनते ही श्रद्धा ने जोर से ठहाका मारा और ताली पीटते हुए बोली, वाह निखिल, मान गए, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अपनी तारीफ सुनकर निखिल ने इतराते हुए कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था। ये सुनकर श्रद्धा ने कहा, मजा आ गया, अब किसी का ध्यान कबीर पर ना जाकर इन पुलिस और कोर्ट कचहरियों में ही उलझा रह जाएगा। तभी कांस्टेबल ने आकर कहा, आपके मिलने का समय खत्म हुआ, अब आप जा सकती हैं। श्रद्धा चुपचाप कांस्टेबल के पीछे चल दी। आगे जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर निखिल की तरफ देखा और फिर आगे निकल गई। सब तरफ बात फैल चुकी थी कि मानव ने ही कबीर को मारा है, क्योंकि कबीर यशिका को ब्लैकमेल कर रहा था। इन बातों का असर बच्चों पर भी पड़ने लगा और बच्चों के रोज स्कूल में झगड़े होने लगे। अगले दिन प्रिंसिपल ने यशिका को फिर से कॉल किया और कहा, ना तो आप स्कूल आई और ना ही आपने बच्चों की इस बार फीस डिपॉजिट की। लगता है आपको अपने बच्चों के फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। प्रिंसिपल की बात सुनकर यशिका को याद आया कि इन सब चक्करों में इस बार बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाई, इसलिए उसने प्रिंसिपल से कहा, सॉरी मैम, आज ही फीस डिपॉजिट कर देती हूँ। यशिका की बात सुनकर प्रिंसिपल बोली, ठीक है, आप मुझसे ऑफिस में आकर मिलिए। यशिका फीस डिपॉजिट करने स्कूल पहुंची तो अकाउंटेंट बोला, मैम आप पहले प्रिंसिपल रूम में चली जाइए, वहां आपका इंतजार हो रहा है। यशिका प्रिंसिपल के रूम में पहुंची तो उसने देखा वहां पहले से ही कुछ और लोग भी मौजूद हैं। यशिका को देखते ही प्रिंसिपल ने कहा, आइए मिसेस मानव। यशिका बोली, जी प्रिंसिपल मैम, आपने मुझे बुलाया, मैं अभी फीस डिपॉजिट कर देती हूँ। इस पर गंभीर आवाज में प्रिंसिपल ने कहा, मिसेस मानव, आर्यन और शुभम की क्लास के कुछ बच्चों के पेरेंट्स को शिकायत है। यशिका ने हिचकिचाते हुए पूछा, कैसी शिकायत मैम? यशिका को देखते हुए प्रिंसिपल ने कहा, आप लोग चाहते हैं कि आर्यन और शुभम इस स्कूल में ना जाएं। यशिका ने हैरानी के साथ पूछा, लेकिन क्यों ना आए स्कूल? तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, ये शरीफों का स्कूल है, जालसाजों का नहीं। यशिका को उस व्यक्ति की बात बुरी लगी। उसने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं? तभी एक बच्चे की मां ने कहा, देखिए यशिका जी, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बिगड़े या उन पर किसी गलत बात का असर हो। यशिका ने तमतमाते हुए कहा, शायद आप भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। ये मत भूलिए, मानव अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। उसने ना जाने कितनी बार स्कूल में डोनेशन भी दिया है। आप इस तरह से किसी का नाम उछाल नहीं सकते। यशिका आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही उनमें से एक व्यक्ति ने बात काटते हुए कहा, हस्ती है नहीं, हस्ती थे, पर आज वो सिवाय एक कातिल और घोटालेबाज के कुछ नहीं। बात बढ़ने से पहले ही प्रिंसिपल ने बीच में टोका, अब बात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा यशिका जी, बेहतर होगा कि आप कुछ दिनों के लिए बच्चों को स्कूल ना भेजें। यशिका सिर झुकाए प्रिंसिपल रूम से बाहर आ गई। रूम के बाहर दोनों बच्चे पहले से ही खड़े थे। बच्चों को देखकर यशिका ने कहा, आओ बच्चों, चले, मैंने कुछ दिनों के लिए तुम्हें लीव दिलवाई है। स्कूल से बाहर आते ही रिपोर्टर्स ने यशिका को घेर लिया और पूछा, यशिका जी, हम जानना चाहते हैं कि आपके और कबीर के बीच में क्या रिश्ता था? यशिका ने गुस्से में जवाब दिया, आप लोग इस तरह से हमें परेशान नहीं कर सकते। इस पर एक प्रेस रिपोर्टर ने कहा, पब्लिक वांट्स टू नो। रिपोर्टर की बात पर तमतमाते हुए यशिका ने कहा, वक्त आने पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा, आप हमारा रास्ता छोड़िए। और यशिका ने अपनी कार वहां से तेज स्पीड से निकाल ली। घर पहुंचकर यशिका ने मानव को सारी बात बताई, जिसे सुनकर मानव भी परेशान हो गया। अभी मानव परेशान था ही कि बैंक मैनेजर ने कॉल पर कहा, मिस्टर मानव, कुछ कीजिए, हमें मजबूर मत कीजिए कि हमें आपका घर सील करना पड़े। बैंक मैनेजर की बात सुनकर मानव चिंता में डूब गया। मानव को यूं चिंतित देखकर यशिका ने कहा, मानव, तुमने किसी से फ्लैट की बात की? मानव ने परेशानी के साथ जवाब दिया, हाँ, एक दो लोगों से हुई है बात। यशिका ने कहा, पहले आज हम पापा के घर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। यशिका मानव और बच्चों के साथ रवि वर्मा के घर शिफ्ट हो गई, लेकिन वानी और उसकी मां इस बात से खुश नहीं है। अगले दिन मानव और यशिका पुलिस स्टेशन जाने से पहले बच्चों से बोले, देखो आप लोग शैतानी मत करना, हम लोग अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। बच्चों ने प्रॉमिस किया और बोले, ठीक है, आप जल्दी आना। शुभम और आर्यन बाहर गार्डन में खेल रहे हैं। कुछ ही देर में उनकी दोस्ती उस सोसाइटी में रहने वाले कुछ बच्चों से हो गई और वो उन बच्चों को अपने साथ घर पर ले आए। आर्यन ने टीवी चला लिया और शुभम सबके लिए फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक ले आया। तभी वानी की मां आ गई। उन बच्चों को घर के भीतर बैठे देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। बोली, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा, उठो उठो भीख मांगो। नानी को भड़कता हुआ देख शुभम ने कहा, नानी, इनको हम लेकर आए हैं। लेकिन उन सब बच्चों को वानी की मां ने डांट डपट कर बाहर निकाल दिया। अब उसका क्रोध बच्चों पर टूटा। तुम लोगों को समझ नहीं आता, ये कोई सराय नहीं है जिसका मन किया और उठकर आ गए। खुद के पास छत नहीं है, चले हैं यारी दोस्ती निभाने। वानी की मां को इस तरह गुस्सा करते हुए देख दोनों बच्चे रोने लगे। इसी बीच मानव और यशिका भी वापस आ गए। यशिका ने बच्चों से पूछा, क्या बात है? आर्यन ने कहा, ये हमारा घर नहीं है, हमें हमारे घर जाना है, यहाँ हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। आर्यन को जिद करता हुआ देख मानव गुस्सा हो गया और बच्चों को डांटते हुए बोला, चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। बच्चों को इस तरह से डांटना ठीक नहीं है मानव, यशिका ने कहा। यशिका की बात सुनकर मानव चिड़चिड़ाते हुए बोला, और कोई चारा भी तो नहीं है, दिन पर दिन बदतमीज होते जा रहे हैं। यशिका ने मानव को समझाते हुए कहा, बच्चों के मन की स्थिति को भी समझो, क्या करे बेचारे मासूम। मानव परेशान वही कुर्सी पर बैठ गया। इसी बीच वानी ने कुछ प्रेस रिपोर्टर्स को इकट्ठा कर लिया और मानव से कहा, मानव, मैंने इन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे। इन्हें तुमसे बजाज मैंशन के सील होने के बारे में बात करनी है। मानव ने वानी को कहा, प्लीज मुझे अभी किसी से किसी भी बारे में बात नहीं करनी, मेरा एक फेवर करोगी? वानी ने बड़े प्यार से कहा, हाँ, क्यों नहीं, बताओ ना, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? ये सुनकर मानव बोला, प्लीज, मैं बार बार जवाब देते हुए थक गया हूँ, इन लोगों को यहाँ से किसी बहाने से भेज दो। वानी ने बाहर जाकर रिपोर्टर्स को बोला, आपसे डरकर मानव पहले ही यहाँ से निकल गया है, आप लोग प्लीज फिलहाल यहाँ से चले जाएं। मानव ने रिपोर्टर्स को जाते हुए देख वानी को कहा, धन्यवाद वानी। वानी ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को आंख से इशारा किया। इस पर वानी की माँ ने मानव से कहा, बेटा, मैं ये सोच रही थी कि बेकार ही तुम यशिका के कारण परेशानियों में आ गए। ये बात सुनकर मानव ने कहा, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है।
अंदर की बात सुनकर वानी की माँ फिर से अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ मानव, तुम्हारे दिल की हालत। एक के बाद एक सभी परेशानियों में घिर गए हो। तुम मुंह से ना कहो फिर भी हमें तो यही लगता है कि हमारी घर की बेटी की वजह से तुम इतने बड़े संकट में घिर गए हो। खैर, भगवान सब सही करेगा। और इतना बोलकर वानी की माँ अपनी रूम में चली गई। रूम के बाहर यशिका सब सुन रही थी। उसने मानव से कहा, मानव, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने बड़े संकट में आ जाओगे। मानव ने गौर से यशिका की तरफ देखा और बोला, ओ कम ऑन, तुम भी ना क्या फालतू की बात लेकर बैठ गई हो। इस समय इन बातों में ना पड़कर हमें ये सोचना चाहिए कि इस समस्या से कैसे निकले। मानव और यशिका बात कर ही रहे थे, इतने में ही दोनों बच्चों ने आकर कहा, मम्मा बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। यशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 2 मिनट तुम लोग बैठो, मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है। बच्चे खुशी से चिल्लाए, वाओ हलवा, मजा आ गया। यशिका दोनों बच्चों के लिए हलवा लेकर आई और जैसे ही बच्चों ने हलवा खाना शुरू किया, शुभम चिल्लाया, ये तो नमकीन है। यशिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही आर्य ने भी कहा, हाँ इसमें तो बहुत नमक है। यशिका ने हलवा टेस्ट किया और परेशान हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो चीनी का पूरा ही डाला था। मानव ने यशिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, परेशान मत हो सकता है तुमने धोखे में चीनी की जगह नमक डाल दिया हो। बच्चों को कुछ और दे दो। यशिका ने लंबी सांस भरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही ऐसा कैसे हो सकता है। यशिका को किचन की तरफ जाते हुए कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने ध्यान किया तो वानी की आवाज सुनाई दी। अब पता लगेगा इसे, बहुत इतराती थी। यशिका का माथा ठनका, कहीं ये सब कारस्तानी वानी की तो नहीं। फिर यशिका ने सोचा, कुछ ही दिनों की बात है, हम यहाँ से चले जाएंगे। परेशान यशिका कुछ देर के लिए अकेले टेरेस पर बैठी है। तभी वहाँ कुछ देर बाद रवि वर्मा आए और बोले, यशिका बेटे, यहाँ पर क्या कर रही हो। यशिका ने चौंक कर देखा, तेज हवाएं चल रही हैं और बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। यशिका सकपकाते हुए बोली, अब वो दरअसल पता ही नहीं चला। रवि वर्मा ने कहा, अपनी परेशानियों में इतनी उलझ गई हो कि बाहर के मौसम का भी अनुमान नहीं हुआ। यशिका ने आंसू भरी आंखों से रवि वर्मा की तरफ देखा। रवि वर्मा ने यशिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सब सही हो जाएगा। यशिका ने कहा, क्या वापस पहले वाले दिन आ पाएंगे। भरी हुई आवाज में रवि वर्मा बोले, हाँ सब वापस आएगा। इस पर यशिका ने पूछा, कैसे आएगा सब वापस, कैसे होगा सब कुछ ठीक। सांत्वना देते हुए रवि वर्मा ने कहा, बेटा ये जो ऊपर बैठा है ना, ये सब ठीक करेगा। इसने कभी किसी को परेशान नहीं किया, बस तुम इस पर विश्वास रखना। अब क्या होगी नई चाल श्रद्धा और निखिल की। अगले दिन दोपहर के समय वानी के रूम से कुछ आवाजें सुनकर यशिका वानी के रूम की ओर जाने लगी। उधर वानी किसी नौकर पर चिल्ला रही है, कैसे टूटा मेरा ये वास, क्यों छुआ इसे। उसने डरते हुए बोला, आई एम सॉरी, मालूम नहीं। इससे वानी का गुस्सा और तेज हो गया और उसने कहा, मालूम नहीं या बताना नहीं चाहते। नौकर ने कहा, अभी जब मैं सफाई करके गया था तब तक तो ठीक था, मैं नहीं जानता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन दोनों शैतानों को बचा रहे हो। कहते हुए जैसे ही वानी की नजर सामने से आती हुई यशिका पर गई तो अपनी आवाज नरम करते हुए बोली, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, बहुत कीमती था। यशिका ने पूछा, क्या हुआ वानी। तभी उसकी नजर टूटे हुए वास पर गई तो उसने नौकर से कहा, कहीं ये शैतानी आर्यन और शुभम की तो नहीं। पर उसकी बात सुनकर नौकर चुप रहा। यशिका ने अपने कमरे में जाकर दोनों बच्चों को आवाज लगाई, आर्यन, शुभम, दोनों इधर आओ। आर्यन और शुभम ने आकर पूछा, क्या हुआ मम्मा। यशिका ने कहा, सच सच बताओ, ये वास आप लोगों से टूटा था। दोनों बच्चे चुप रहे। इस पर यशिका ने हल्के से डांटते हुए कहा, बेटा हम यहाँ पर गेस्ट हैं और गेस्ट किसी को तंग नहीं करते, तो प्लीज बच्चों थोड़ा ध्यान से रहो। दोनों बच्चों ने यशिका को लाड में बोला, सॉरी, आगे से नहीं होगा। वानी दूर से ये सब देख रही थी, धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, जैसी माँ वैसे बच्चे। तभी वानी की माँ ने आकर बोला, जाने कब इस मुसीबत से पीछा छूटेगा। इस पर वानी बोली, जल्द ही छूटेगा पीछा मॉम, डोंट वरी। फिर दोनों हंसते हुए लिविंग एरिया के पास पहुंची जहाँ पर मानव बैठा हुआ था और थोड़ा तेज आवाज में बोली, खुद का घर संभाला नहीं जा रहा, चली है बच्चों को संभालने। लेकिन मानव ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपने अकाउंट की फाइल चेक कर रहा था। अगले दिन सुबह के समय यशिका किचन से बाहर आते समय पानी बिखरा होने की वजह से स्लिप हो गई। रवि वर्मा ने सर्वेंट को बुलाकर पूछा, यहाँ पानी कैसे आया। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर खड़ा रहा। तब रवि वर्मा ने घूर कर अपनी पत्नी की तरफ देखा और यशिका से बोले, यशिका बेटा ध्यान से, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। यशिका ने कहा, अब मैं चली जाऊंगी। लेकिन रवि वर्मा नहीं माने और यशिका का हाथ पकड़कर कमरे तक छोड़कर आए। थोड़ी देर बाद वानी की मॉम हाथ में एक ग्लास लेकर आई और यशिका से कहा, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई हूँ, लो पी लो, दर्द में आराम देगा। यशिका ये देखकर हैरान रह गई, लेकिन उन्हें बुरा न लगे इसलिए ग्लास पकड़ लिया और ग्लास पकड़ते हुए बोली, थैंक यू माँ। जैसे ही उसने दूध पीना शुरू किया स्वाद कुछ कड़वाहट वाला लगा। फिर भी यशिका ने संकोच में कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद यशिका को उल्टी आनी शुरू हो गई। मानव घबरा गया और डॉक्टर को कॉल मिलाकर बोला, डॉक्टर साहब मैं मानव बजाज, यशिका की तबीयत अचानक खराब हो गई है, प्लीज आप इस एड्रेस पर आकर देख लीजिए। डॉक्टर ने चेकअप के दौरान कहा, ये फूड पॉइजनिंग है, आपने अभी क्या लिया था। यशिका कुछ कहती उससे पहले ही मानव बोल पड़ा, अभी हल्दी वाला दूध पिया है। इस पर वानी की माँ ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, ये तो साफ इंसल्ट है, एक तो मैंने ख्याल रखते हुए हल्दी वाला दूध दिया और ऊपर से मुझे ही शक के दायरे में लाया जा रहा है। इस पर रवि वर्मा ने बात संभालते हुए कहा, शक नहीं कर रहे मानव, वो सिर्फ डॉक्टर को बता रहे हैं। यशिका की इस तरह तबीयत खराब देख बच्चे सुस्त हैं। घर में बच्चों का भी मन नहीं लग रहा, बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं। शुभम यशिका से बोला, हमें स्कूल जाना है, यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। आर्यन ने भी जिद करते हुए कहा, यहाँ पर कुछ भी सही नहीं लगता, मुझे अपने घर जाना है, यहाँ नहीं रहना। आर्यन की बात सुनकर शुभम भी बोला, हाँ मम्मा हमें अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है, मुझे भी इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे दादाजी के पास जाना है। शुभम की बात सुनकर यशिका कुछ बोलती उससे पहले ही आर्यन ने भी कहना शुरू कर दिया, मम्मा हम अपने घर कब चलेंगे, दादाजी की बहुत याद आ रही है, हमें अपने घर जाना है। जैसे ही वानी की माँ ने बच्चों को जिद करते हुए सुना तो वो ताना देते हुए बोली, ओहो सुनो तो हमारे कुंवर साहबों की बात, अपने घर जाना है।
अरे भाई, हम भी तो सुने कौन सा घर है तुम्हारा। बेटा, घर होता तो यहाँ थोड़ी ही ना आते। क्यों यशिका, मैं सही कह रही हूँ ना? आग में घी का काम करते हुए वानी बोली, ये तो हम हैं जिन्होंने तुमको यहाँ रखा है, वरना तो। मानव और यशिका को उन दोनों की बातें तीर के जैसी चुभी, लेकिन वो लाचार थे। उन दोनों को इस तरह से ताना मारते हुए देख यशिका बोली, बस कीजिए, थोड़ी सी तो शर्म कीजिए, इतने छोटे बच्चे हैं और आप इस तरह से बात कर रही हैं। यशिका को शांत करते हुए मानव बोला, शांत हो जाओ यशिका, माँ का ये मतलब नहीं था। यशिका मायूस होकर मानव से बोली, बच्चे गलत नहीं है, पता नहीं कब सब सही होगा, मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। मानव ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहा, अच्छा चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, बताओ बच्चों कहाँ चलेंगे? दोनों बच्चों ने एक साथ चहकते हुए कहा, आइसक्रीम पार्लर। मानव ने यशिका से पूछा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? यशिका हल्की आवाज में बोली, फीलिंग बेटर। ये सुनते ही मानव मुस्कुराकर बोला, गुड, तो तुम भी हमारे साथ चल रही हो? यशिका ने हामी में से हिलाया। आइसक्रीम पार्लर के बाहर मानव ने कार रोकी और बोला, तुम लोग कार में ही रहो, मैं सबके लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। घर में वानी ने किसी को कॉल पर कहा, हाँ अभी निकले हैं। मानव जैसे ही कार से बाहर आया तभी सामने से एक रिपोर्टर ने आकर मानव से बात करनी चाहिए। सर हमें आपके 2 मिनट चाहिए। मानव ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, आप लोग तो मधुमक्खी के जैसे चिपक गए हैं, ये मेरा फैमिली टाइम है, प्लीज आई नीड सम स्पेस। रिपोर्टर ने ढिठाई के साथ कहा, आजकल तो सारी न्यूज़ में आप छाए हुए हैं, कैसे मिल सकती है स्पेस? इसी बीच यशिका ने कार स्टार्ट की और मानव से बोली, लेट्स गो मानव। और यशिका मानव बच्चों को समझा बुझाकर रवि वर्मा के घर वापस ले आए। वैसे ही यशिका बच्चों के साथ उनके रूम की तरफ गई। तभी वानी की माँ मानव को ताना देते हुए बोली, कैसे करोगे ये सब ठीक? जो कुछ तुम्हारे बाप दादा ने कमाया था सब डूबता दिख रहा है। मानव ने घूरकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने अपना पैंतरा बदलते हुए कहा, हम तो बस यही चाहते हैं जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। इतना सुनकर मानव ने वानी की माँ से कहा, जल्दी ही सब सही हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। और वो अपने कमरे में चला गया। पर उसके जाने के बाद भी वो चुप नहीं हुई और खुद से बोलती गई, पता नहीं कब ठीक होगा सब, और कब तक ये लोग हमारे यहाँ टिके रहेंगे। हमारी भी समाज में इज्जत है, इनके तमाशों की वजह से घर से निकलना दुभर हो गया है, किस किस का मुंह बंद करें? रवि वर्मा जो उसी तरफ आ रहे थे उन्होंने अपनी पत्नी को बड़बड़ाते हुए सुन लिया और उन्हें अपनी पत्नी का इस तरह से बोलना ठीक नहीं लगा और उन्होंने गुस्से में कहा, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो, किसी का डर नहीं, भगवान से तो डरो, यशिका भी तुम्हारी ही बेटी के समान है। रवि वर्मा की बात सुनते ही वानी की माँ जल भुन गई और बोली, बड़े आए यशिका की हिमायत लेने वाले, आज तक कभी वानी की भी इतनी तरफदारी की है? अपनी माँ की बात का समर्थन करते हुए वानी ने कहा, तरफदारी तो तब करते जब अपनी बेटी माना हो। इस बहस के बाद सब अपने कमरे में चले गए और किसी तरह ये रात कट गई। मानव और यशिका की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। अगले दिन सुबह मानव और यशिका हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहे थे कि मानव के सेल पर एक कॉल आया। मानव ने पूछा, आप कौन? मैं एक रिपोर्टर बोल रहा हूँ। उस व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा। मानव ने रुखाई से पूछा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस पर प्रेस रिपोर्टर बोला, हम उस वीडियो के बारे में बात करना चाहते हैं। वीडियो? कौन सा वीडियो? यशिका की तरफ देखते हुए मानव ने पूछा। बड़ी अजीब तरीके से हंसते हुए उस रिपोर्टर ने कहा, मैंने आप दोनों का वीडियो देखा, क्या इसी वीडियो की वजह से आपने कभी का मर्डर किया? ये सुनकर मानव ने पूछा, कौन सा वीडियो, किस वीडियो की बात कर रहे हैं आप? इस पर रिपोर्टर बोला, वही जिसकी वजह से आपने कबीर गोएंका पर ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज किया था और फिर उसका एक्सीडेंट कर दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से आपने उनका मर्डर कर दिया। वैसे सुबह से ये वीडियो नेट पर छाया हुआ है। इतना सुनते ही मानव ने गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट कर सेल साइड वाली टेबल पर फेंक दिया और बोला, इन्हें वीडियो के बारे में कैसे पता चला? यशिका मानव की बात सुनकर सहम गई। वो टेंशन में बोली, कौन से वीडियो की बात कर रहे हो तुम? कौन था फोन पर? ये सुनकर मानव बोला, मेरा और तुम्हारा वीडियो, जिसके लिए निखिल और कबीर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर यशिका टेंशन में आ जाती है, पर कबीर की डेथ हो गई है और निखिल जेल में है, तो फिर ये वायरल कैसे हुआ? मानव ने यशिका की बात पर बोला, मुझे भी सही नहीं लग रहा था जब शिखा तुमसे इस पेन ड्राइव को लेकर कबीर से मिलने जा रही थी। पता नहीं ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है, पहले कबीर की डेथ, फिर कंपनी में इतना बड़ा घोटाला और अब ये। यशिका मानव को आंखों में आंसू लाकर बोली, मानव मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कबीर का एक्सीडेंट हुआ है या मर्डर ये पता लगाने की। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे, बस तुम्हारा साथ चाहिए। यशिका को इस तरह मायूस देख मानव बोला, पता नहीं कब और कैसे ठीक होगा सब। मानव और यशिका गाड़ी में ही थे। वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, पर इस खबर ने जैसे उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान ला दिया था। अभी एक रिपोर्टर ने फोन किया था उनसे सच जानने के लिए और इसके बाद मानव और यशिका के फोन पर जैसे कॉल्स की झड़ी लग गई। हर कोई उनसे यही जानना चाहता था कि सच क्या है। फोन करने वालों में सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे, उनके बिजनेस पार्टनर्स, उनके सो कॉल्ड दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी भी थे। दोनों का फोन लगातार बज रहा था और मानव कॉल्स का जवाब देते देते तंग आ चुका था। तभी उसे एक और कॉल आया और उसने गुस्से में फोन उठाया। हेलो, मैं कितनी बार बोलूं, मुझे नहीं पता कि कबीर का मर्डर हुआ है या एक्सीडेंट। बस मुझे इतना पता है कि जब उसने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी तो मैंने उसके और निखिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी और वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजंस। आपको बात समझ क्यों नहीं आ रही? इतना कहकर मानव ने अपना फोन कार पर पटक दिया और ठीक उसी समय उसकी कार डिसबैलेंस हो गई और कार जाकर एक ऑटो से टकरा गई जो रोड की साइड पर खड़ा था। ये देख मानव और यशिका घबरा कर नीचे उतरे उस ऑटो वाले को देखने कि कहीं ज्यादा नुकसान न हुआ हो, पर जैसे ही वो नीचे उतरे उन्हें भीड़ ने घेर लिया। इससे पहले वो कुछ कहते या करते भीड़ में से लोग अपने मोबाइल पर वीडियो बनाने लगे। एक आदमी भीड़ में से बोला, अरे ये तो मानव और यशिका है, इनका तो वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरा आदमी बोला, वाह, आजकल लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी बीवी का और खुद का वीडियो भी बनाकर वायरल कर सकते हैं, सही है। तभी एक आदमी बोला, मैडम एक वीडियो मेरे साथ ही बना दो। मानव ये सुनकर भड़क गया और वो उन पर हाथ उठाने ही वाला था कि यशिका ने उसे रोक लिया और जैसे तैसे यशिका उसे खींचकर वहां से ले जाने लगी। पर भीड़ से निकलना इतना आसान नहीं था। यशिका के कुर्ते की स्लीव्स खींचातानी में हल्की सी फट गई। वो दोनों किसी तरह से कार में बैठे और कार में बैठकर मानव ने यशिका को अपना कोट दिया
और वो तेजी से वहां से निकल गए। वहां खड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे भागने लगी। एक आदमी भागता हुआ बोला, देखो ये लोग फिर अपनी कार से किसी को टक्कर मारकर भाग रहे हैं, ऐसे ही कबीर के साथ भी किया होगा। यशिका और मानव के कान में उसके ये शब्द पड़ रहे थे, पर इस समय भीड़ से निकलने में ही उनकी भलाई थी। और इस हादसे से घबराई यशिका की आंख से आंसू गिरने लगे। ये देख मानव ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और बोला, इस मुश्किल घड़ी में हम दोनों एक साथ रहेंगे हर पल, और एक साथ इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। ये सुन यशिका बोली, पर कौन करेगा हम पर विश्वास? देखा नहीं कैसे हमें जज कर रहे थे, कहीं ऐसे ही कोर्ट में भी। इस बात से मानव के चेहरे का भी रंग उड़ गया, पर इस समय वो कुछ और कर भी नहीं सकता था। क्या पुलिस और कोर्ट मानेगी यशिका और मानव की बात? यशिका और मानव भीड़ से निकलने में ही अपनी भलाई समझकर वहां से निकले। वैसे भी यशिका बहुत डर गई थी। भीड़ के लोग बार बार वायरल वीडियो को लेकर सवाल जवाब कर रहे थे। इस बात से मानव के चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ था। मानव और यशिका भीड़ से बचकर कार में बैठे ही थे कि तभी इंस्पेक्टर का कॉल आया और उसने कहा, मिस्टर मानव, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर मानव बोला, जी इंस्पेक्टर साहब कहिए। इंस्पेक्टर ने रौबीली आवाज में कहा, कहना क्या है मानव जी, आपको पुलिस स्टेशन आना है। इस पर टालने वाले एटीट्यूड के साथ मानव ने कहा, कोई खास बात? इंस्पेक्टर ने बिना किसी नरमी के उतनी ही कड़क आवाज में कहा, मुझे पूछताछ के सिलसिले में आपकी जरूरत है, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। मानव इंस्पेक्टर की कॉल के बाद परेशान हो गया और ये परेशानी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। यूं तो यशिका सब समझ रही थी, फिर भी उसने मानव से पूछा, क्या बात है मानव? यशिका की बात पर मानव ने गंभीर होते हुए कहा, मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा, इंस्पेक्टर ने बुलाया है, लेकिन मैं पहले तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मानव ने अपनी कार रवि वर्मा के घर की तरफ मोड़ ली, लेकिन रास्ते में उसे महसूस हो रहा था कि हर कोई उनकी तरफ देखकर उंगलियां उठा रहा है। मानव ने कार के शीशे चढ़ा लिए और यशिका को समझाते हुए कहा, चिंता मत करो यशिका, माना हमारा वक्त खराब चल रहा है, लेकिन बीते दिन वापस आएंगे, सब सही हो जाएगा। इस पर यशिका ने रुआसी आवाज में कहा, इसी उम्मीद के सहारे तो मैं समय काट रही हूँ मानव, लेकिन परेशानियों का कोई अंत, कोई आखिरी सिरा नहीं मिल रहा। तभी मानव की नजर यशिका के कुर्ते पर गई। उसकी स्लीव्स हल्की सी फट गई थी। ये देख उसने अपना जैकेट उतारकर यशिका को दे दिया और यशिका ने उसके जैकेट से खुद को कवर कर लिया। दोनों की आंखें नम थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ इतनी मुसीबतों से कैसे निपटे। जहां एक तरफ इस वीडियो की न्यूज ने मानव और यशिका की जिंदगी में तूफान ला दिया था, वहीं इस न्यूज की वजह से रवि वर्मा के घर पे भी तूफान मचा हुआ था, क्योंकि किसी ने ये वीडियो वानी और उसकी मां को भी फॉरवर्ड कर दिया था। घर के बाहर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और चिल्लाने लगे, बाहर आओ रवि वर्मा, मानव और यशिका को भी लेकर आओ, ये शरीफों का मोहल्ला है। वानी और उसकी मां ने घर के सब दरवाजे और खिड़की बंद कर लिए और रवि वर्मा से बोली, अब भुगतो अपनी बेटी की करतूत। इस पर रवि वर्मा ने अपनी पत्नी की तरफ घूर कर देखा, लेकिन हमेशा की तरह उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उतने ही गंदे तरीके से कहा, पता नहीं कब तक ये जिल्लत सहनी पड़ेगी। इतना सुनते ही रवि वर्मा तमतमा गए और बोले, बस बस चुप हो जाओ भगवान, कम से कम इस समय तो बखेड़ा मत खड़ा करो, मैं तुम्हें देखूं या बाहर वालों को। रवि वर्मा की बात सुनकर वानी ने तंज कसा, मॉम आप भी किसके लिए बोल रही हैं? इनकी फेवरेट बेटी है, जरा पूछिएगा, उसकी जगह मैं होती तभी क्या ऐसे ही रिएक्ट करते? मुझे ही घर से बाहर निकाल रहे होते। रवि वर्मा को लगा इन दोनों से बहस करने से अच्छा है बाहर पड़ोसियों को जाकर समझाना बुझाना, और दरवाजा पटककर रवि वर्मा घर के बाहर निकल गए। रवि वर्मा को अपनी तरफ आते हुए देख एक पड़ोसी ने कहा, मिस्टर वर्मा वैसे तो आप बहुत उसूलों वाले बनते हैं, अब कहाँ गए आपके उसूल? रवि वर्मा ने उनकी बात का जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि इतने में दूसरा पड़ोसी बोला, अब भी कुछ शर्म लिहाज बाकी है तो इन दोनों को बोलो यहाँ से चले जाएं। उन दोनों के यहाँ रहने से हमारी बहू बेटियों पर असर पड़ेगा। किस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है उनका हम तो देख भी नहीं सकते, पर उनकी वजह से यहाँ हमारी लड़कियों पर लोग बुरी नजर डालेंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा। इन लोगों को इस तरह से बोलता हुआ देख रवि वर्मा ने गुस्से में कहा, किस बात के लिए आप लोग इतना हंगामा खड़ा कर रहे हैं? वो दोनों पति पत्नी हैं। इस पर भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, तो क्या हुआ, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को लांघना ठीक है क्या? इतने में पड़ोसियों में से ही एक महिला ने कहा, और मानव के ऊपर जो कबीर गोयनका को गैर इरादतन मारने का चार्ज लगा है वो क्या? इतने में ही एक शख्स ने कहा, और तो और करोड़ों का घोटाला अलग, क्या ये सारी हरकतें शरीफों की हैं? बोलिए मिस्टर वर्मा क्या कहेंगे? इन सबको इस तरह से शांत करना हालांकि रवि वर्मा के लिए मुश्किल लग रहा था, फिर भी उन्होंने कहा, देखिए आप लोग यहाँ पर फालतू में शोर कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात, अभी मानव के ऊपर जो भी चार्ज लगे हैं वो साबित नहीं हुए हैं, इसलिए आप सबका इस तरह से शोर करना शोभा नहीं देता। मानव एक समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति है, जल्दी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, यहाँ इस तरह शोर ना करें। रवि वर्मा की बात सुनकर एक दो लोगों ने फिर से कहा, अगर वो बेगुनाह नहीं हुआ तो? इस पर रवि वर्मा ने कहा, वक्त आने दीजिए, आप कैसे कह सकते हैं? भगवान के लिए आप लोग यहाँ पर शोर मत मचाइए, आप यहाँ से चले जाइए, घर पर बच्चे भी हैं, उन पर भी इन बातों का बुरा असर पड़ेगा, हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। रवि वर्मा की बात पर सब पड़ोसी अपने घर चले गए और रवि वर्मा ने घर पर आकर एक लंबी सांस लेते हुए वानी और उसकी मां से कहा, खबरदार किसी ने इस बारे में मानव या यशिका से कुछ कहा। रवि वर्मा की बात पर मुंह बनाते हुए वानी की मां ने कहा, जिसकी वजह से समस्या है उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। इतना सुनते ही रवि वर्मा गुस्से में चीखे, क्या हर समय मेरी बात काटना जरूरी है? मैंने कहा नहीं बताना तो नहीं, सुन लो सब लोग कान खोलकर, पहले ही वो लोग इतना परेशान है, उन्हें और परेशान मत करो। रवि वर्मा की बात सुनकर वानी और उसकी मां मुंह बिचकाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी दरवाजे पर मानव की कार आकर रुकी और कार से यशिका बाहर निकलती है। मानव यशिका को रवि वर्मा के घर ड्रॉप करके पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। यशिका ने जैसे ही घर की ओर कदम बढ़ाए ही थे, उसका ध्यान आसपास पड़ोसियों की खिड़कियों पर गया। सब लोग उसी को घूर कर देख रहे थे। ये देख यशिका को बहुत बुरा लगा। उसने खुद को मानव की जैकेट से अच्छे से कवर कर लिया। उसे लग रहा था कि कहीं कोई उसकी फटी हुई स्लीव्स ना देख ले। जैसे ही यशिका डोरबेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाती है, उससे पहले ही दरवाजा खुल जाता है और सामने रवि वर्मा को खड़ा हुआ देख यशिका चौंक जाती है। यशिका के चेहरे के हाव भाव पड़ते हुए रवि वर्मा बोले, आ गई बेटी, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रवि वर्मा की बात पर रहस्य से उनके फेस को रीड करते हुए यशिका ने कहा, कोई खास बात पापा? यशिका की बात को हंसी में उड़ाते हुए रवि वर्मा ने कहा, अरे नहीं, दादाजी की तबीयत पूछनी थी, बस इसलिए।
यशिका समझ तो रही थी कि रवि वर्मा उससे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन वो खुद भी अपने साथ हुई घटना नहीं बताना चाहती थी। इसलिए यशिका ने भी बात को घुमाते हुए सिर्फ इतना कहा, हाँ पापा, दादाजी ठीक है। यशिका की बात पर रवि वर्मा मंदिर की तरफ देखते हुए बोले, भगवान का लाख लाख शुक्र है। और ये कहते हुए रवि वर्मा अपने रूम की तरफ मुड़ गए। तभी उन्हें कुछ ध्यान आया और उन्होंने वापस मुड़कर यशिका से कहा, अरे मानव कहाँ है, वो नहीं आए? यशिका ने अपने चेहरे की हाव भाव छिपाते हुए कहा, अब जरा किसी जरूरी काम से गए हैं पापा, अभी थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। और दोनों अपने अपने रूम में चले गए। रूम में जाकर यशिका को देखकर बच्चे चहकने लगे। आर्यन ने खुश होकर कहा, अच्छा हुआ आप आ गई, हम बोर हो रहे थे। आर्यन की बात सुनकर यशिका ने प्यार से आर्यन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे मेरे नौटी बच्चों, आज तुम खेलने के लिए नहीं गए? शाम का ये समय तो तुम्हारे खेलने के लिए है, जाओ, गार्डन में और भी बच्चे आ गए होंगे, तुम्हारा मन और हो जाएगा। शुभम और आर्यन ने इतना सुनते ही अपनी बुक्स बंद कर साइड टेबल पर रखी। फिर यशिका को प्यार से हक किया और खेलने के लिए घर के बाहर वाले गार्डन में चले गए। बच्चों के खेलने जाने के बाद यशिका ने मानव को कॉल मिलाकर पूछा, सब ठीक तो है ना मानव, कितनी देर में आ रहे हो? मानव तब तक पुलिस स्टेशन से बाहर आ चुका था। उसने यशिका को बताया, मैं बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा, चिंता मत करो, सब ठीक है। अभी यशिका मानव से बात कर ही रही थी कि उसने बच्चों की रोने की आवाज सुनी तो एकदम से दरवाजे की तरफ लपकी। बच्चों को इस तरह से रोता हुआ देखकर यशिका और रवि वर्मा बहुत हैरान थे। रवि वर्मा ने आगे बढ़कर बच्चों को रोका और पूछा, क्या बात हो गई बच्चों, क्यों रो रहे हो, किसी से झगड़ा हुआ क्या? शुभम रवि वर्मा की बात सुनकर और तेजी से दहाड़े मारकर रोने लगा। यशिका और रवि वर्मा समझ नहीं पा रहे थे कि बच्चे इस तरह से क्यों रो रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। फिर यशिका ने आर्यन को झिझोड़ते हुए कहा, बोलोगे भी, क्या बात हुई है बेटा? यशिका के पूछने पर शुभम ने कहा, हमारे साथ कोई नहीं खेलना चाहता। रवि वर्मा ये सुनते ही शॉक रह गए। उन्हें दिन की सारी बात आंखों के सामने तैर गई। उनको सारी बात समझ में आ रही थी, लेकिन क्या कहते वो यशिका से। इसलिए उन्होंने दोनों बच्चों को अपनी तरफ खींचते हुए यशिका से कहा, तू चिंता मत कर बेटा, मैं बात करता हूँ इन दोनों शैतानों से, तुम वैसे भी थक गई होगी, जाओ जाकर थोड़ी सी देर आराम कर लो। लेकिन यशिका वहीं खड़ी रही, क्योंकि ये पहली बार हुआ था जब बच्चे इस तरह से रोते हुए आए थे। यशिका ने परेशान होते हुए कहा, इन लोगों के इस तरह से रोने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, मैं पता करती हूँ, आप जाइए पापा। रवि वर्मा को समझ नहीं आया क्या करे, इसलिए चुपचाप अपने रूम में चले गए। इधर यशिका दोनों बच्चों को अपने रूम में लेकर आई। उनको प्यार से पुचकारते हुए पूछा, अब बताओ सारी बात। बच्चों ने बताया, जब हम गार्डन में खेलने के लिए गए तो हमें देखते ही बराबर के घर वाले अंकल ने आकर हमसे कहा, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पर, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। फिर दूसरे बच्चों के मम्मी पापा भी आकर उनको वहाँ से ले गए। एक ने तो ये भी कहा, एक गंदे बच्चों के साथ खेलने से तुम लोग बिगड़ जाओगे। बच्चों को इस प्रकार रोता हुआ देखकर यशिका की आंखों में भी आंसू आ गए। वो जितना बच्चों को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही बच्चे उससे बार बार सवाल कर रहे थे, हम गंदे बच्चे कैसे हैं? वो लोग हमें गंदा क्यों बोल रहे हैं मम्मी, बताओ ना। बच्चों की बात सुनकर यशिका ने उनके आंसू पोंछे और समझाते हुए बोली, अरे मेरी समझदार शेरों, इतनी सी बात पर परेशान हो गए? पता है शेर कभी परेशान नहीं होते। अभी यशिका बच्चों को समझा ही रही थी, इसी बीच उसका ध्यान दरवाजे की तरफ गया। सामने मानव खड़ा था। वो घर आ गया था और उसने सारी बातें सुन ली थी। बच्चों के रोने में मानव कब आया उसे पता ही नहीं चला। मानव और यशिका की आंखों से आंखें मिली और इशारों में ही मानव ने यशिका को सब समझा दिया। मानव की बात को समझते हुए यशिका बच्चों से बोली, चलो अपनी आंखें बंद करो, आपको एक जादू दिखाती हूँ। जादू के नाम पर बच्चों ने पूछा, कैसा जादू? यशिका मुस्कुराते हुए बोली, देखो जब आप आंखें खोलोगे तो मम्मा गायब हो जाएंगी और आपके पापा आ जाएंगे। इतना सुनते ही शुभम हैरानी के साथ बोला, सच में मम्मा? यशिका ने कहा, यस, जल्दी से आंखें बंद करो और 1 से 10 तक गिनो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यशिका की बात सुनकर बच्चों ने अपनी आंखें बंद करके गिनना शुरू किया, 1 2 8। और यशिका चुपचाप धीरे से चलते हुए बच्चों के कमरे में चली गई। तभी पीछे से मानव की आवाज आई, ये देखो कौन है। दोनों बच्चों ने खुश होते हुए आंखें खोली। अरे पापा आप। दोनों बच्चे रोना भूल चुके थे। आर्यन ने पूछा, लेकिन मम्मा कहाँ गई? मानव बच्चों के सवाल पर हंसा और बोला, उन्हें तो आपको ढूंढना है ना। दोनों बच्चे खुश होकर ताली पीटने लगे। फिर तेजी से भागकर उन्होंने यहाँ वहाँ मम्मा को ढूंढना शुरू किया तो पाया यशिका उनके कमरे के बेड पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही दोनों बच्चे उससे लिपट गए और बोले, वाओ कितना अच्छा गेम है। यशिका ने राहत की सांस ली। मानव उन तीनों को देखकर मन ही मन बोला, थैंक गॉड, आज आपने बच्चों का दिल टूटने से बचा लिया। फिर वो अपने रूम में चला गया। बच्चों का ध्यान बटाकर यशिका भी मानव से बात करने उसके रूम में चली जाती है। इस सब अफरा तफरी और परेशानियों में पूरा दिन खराब गया था। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन अगले दिन क्या होगा? क्या फिर कोई नया हंगामा तो नहीं होगा? सबके दिमाग में यही सवाल था। अभी आधी रात ही बीती थी कि मानव के मोबाइल की घंटी बजी। आधी रात को घंटी की आवाज से मानव और यशिका सत्ते में आ गए। यशिका ने साइड लैंप ऑन किया और जैसे ही मोबाइल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मानव ने कहा, रहने दो, फिर से किसी की फालतू की कॉल होगी। मानव की बात सुनकर यशिका ने फिर से लाइट स्विच ऑफ कर दी। तभी दोबारा से घंटी बजती है। अब की बार मानव गुस्से में मोबाइल उठाते हुए कहता है, ये रिपोर्टर्स आधी रात को भी पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन जैसे ही मानव ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ बुआ जी की आवाज सुनकर चौंक गया। मानव के मुंह से निकला, बुआ जी। मानव के मुंह से बुआ जी का नाम सुनते ही यशिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने लपक कर साइड लैंप ऑन किया। यशिका को दूसरी तरफ से बुआ जी की घबराई हुई आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बुआ जी बोल रही थी, मानव भैया की तबीयत बिगड़ रही है, उनको आईसीयू में लेकर गए हैं। उन्होंने तुम्हारे वीडियो की खबर सुन ली थी। इतना कहकर बुआ जी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती हैं और मानव और यशिका घबराकर रवि वर्मा के रूम का डोर नॉक करते हैं। मानव घबराते हुए सारी बात रवि वर्मा को बताता है और फिर वो लोग नाइट ड्रेस में ही हॉस्पिटल के लिए घर से निकल जाते हैं। क्या दादाजी मानव और यशिका की वायरल वीडियो का सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? आधी रात को ही मानव और यशिका घबराए हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ आईसीयू के बाहर बुआ जी रो रही हैं। मानव बुआ जी के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ बुआ जी?
मानव की बात सुनकर बुआ जी रोते हुए बोली, मानव, ये वीडियो कैसे वायरल हो गया? भैया ने न्यूज में वायरल वीडियो की खबर सुन ली और उनका बीपी बढ़ गया। धीरे धीरे उनकी तबीयत घबराने लगी। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उनको जल्दी से आईसीयू में शिफ्ट किया, लेकिन इसी बीच उनको हार्ट अटैक आ गया। बुआ जी की बात सुनकर मानव को बहुत अफसोस हुआ। उसने रूंधी आवाज में कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं टीवी चैनल वालों को। बिना सोचे समझे कोई भी न्यूज चलाने का अधिकार किसने दिया? मानव को इस तरह गुस्सा करते हुए देख यशिका ने उसे शांत किया। मानव, ये हॉस्पिटल है, प्लीज यहाँ पर इस तरह से गुस्सा मत करो। अभी यशिका मानव को समझा ही रही थी, इतने में आईसीयू का डोर खुलता है और सामने से डॉक्टर आते हुए दिखते हैं। मानव खड़ा हो गया और डॉक्टर के करीब आने पर परेशानी में पूछा, डॉक्टर कैसे है दादाजी? डॉक्टर ने मानव के कंधे पर हाथ रखा और थोड़ा आगे चलते हुए कहा, मिस्टर मानव, मैंने पहले ही कहा था मिस्टर बजाज को हर तरीके के स्ट्रेस से दूर रखने के लिए। स्ट्रेस उनके लिए ठीक नहीं। डॉक्टर की बात पर मानव बोला, डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर मानव की बात सुनकर ध्यान से उसके फेस की तरफ देखते हैं, फिर गंभीरता से बोले, अभी वो आईसीयू में है, अंडर ऑब्जर्वेशन। ये 48 घंटे उनके लिए क्रिटिकल हैं। उनको सिवियर हार्ट अटैक आया है। मानव सुनकर परेशान हो गया। उसने यशिका की तरफ देखा और कहा, तुम घर जाओ यशिका, आज मैं दादाजी के पास ही रुकूंगा। घर पर बच्चे परेशान हो रहे होंगे। मानव की बात सुनकर यशिका ने कहा, नहीं मानव, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर रुकूंगी। इतना कहने के बाद यशिका बुआ जी के पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बुआ जी ठीक हो जाएंगे दादाजी, आप प्लीज शांत हो जाइए। यशिका की बात पर बुआ जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आईसीयू की तरफ देखती रही। थोड़ी देर बाद चुप्पी को तोड़ते हुए बोली, भैया के अलावा मेरा कोई नहीं है। इसी बीच मानव बुआ जी के लिए पानी लेकर आता है और बोला, आप भी थक गई होंगी, आराम कर लीजिए। लेकिन बुआ जी मना कर देती हैं। तीनों लोग हॉस्पिटल लॉबी में बैठे हैं। अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास जब वो सब डॉक्टर के विजिट का इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और इंस्पेक्टर मानव और यशिका को एक बार फिर पुलिस स्टेशन बुलाना चाहता है। कॉल पर मानव से बोला, मिस्टर मानव, आज आपको 11 से 12 के बीच में पुलिस स्टेशन आना होगा। यशिका जी को भी लेकर आइएगा। इतना सुनकर मानव इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर अभी एक दिन पहले ही तो मैं आपके पास आया था, कोई खास बात? इंस्पेक्टर मानव की इस बात पर हंसा और बोला, एक मुजरिम को हम इतने सवाल जवाब करने का अधिकार नहीं देते मिस्टर मानव। मानव को इंस्पेक्टर का इस तरह से बोलना बुरा लगा। उसने अपनी सफाई में कहा, अभी तक मेरा जुर्म साबित नहीं हुआ है। मानव की बात पर इंस्पेक्टर ने रुखाई के साथ कहा, हर मुजरिम यही कहता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। ये हमारा काम है, हम तय करेंगे। आपसे जितना कहा जा रहा है आप उतना कीजिए। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने कॉल कट कर दी। लेकिन मानव इंस्पेक्टर की बात से परेशान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था ऐसा कब तक चलता रहेगा। बार बार कब तक वो अपनी इस बात को दोहराता रहेगा कि उसने कुछ नहीं किया। तभी यशिका ने पूछा, क्या हुआ मानव, इतना परेशान क्यों हो? यशिका की तरफ देखते हुए मानव ने माथे पर बल डालते हुए कहा, यशिका, एक तरफ दादाजी और दूसरी तरफ कबीर गोयनका का केस, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अभी दादाजी खतरे से बाहर नहीं और इंस्पेक्टर हम दोनों को बुला रहा है। मानव यशिका से बोल ही रहा था कि सारी बातें बुआ जी ने सुन ली, जो मानव से कुछ दूरी पर ही खड़ी थी। उन्होंने मानव से कहा, परेशान मत हो मानव, तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया है तो तुम जरूर जाओ। मैं हूँ यहाँ पर भैया के पास। इतना सुनते ही मानव आंखों में आंसू भरकर बुआ जी से बोला, थैंक यू बुआ जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मानव की बात पर बुआ जी ने आंखें तरेर कर कहा, चपत खानी है क्या तुझे? बुआ जी की बात सुनकर मानव ने दोनों कानों पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए नाम से हिलाया। इस पर बुआ जी मुस्कुराते हुए उन दोनों को जाने के लिए कहती हैं। वो सब भले ही इस माहौल को लेत रखने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी आंखें नम थी। मानव अचानक ही बहुत इमोशनल हो गया और वो किसी छोटे बच्चे की तरह बुआ जी से लिपट गया। बुआ जी ने भी प्यार से उसे हक किया और ये देखकर यशिका की आंखों से आंसू छलक गए। उसने मानव के कंधे पर हाथ रखा और बोली, देखना सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। मानव ने बुआ जी के पैर छुए और बुआ जी का आशीर्वाद लेकर वो और यशिका वहाँ से निकल गए। मानव और यशिका पुलिस स्टेशन के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी एक अनजान नंबर से उसके मोबाइल पर कॉल आया। मानव के फोन उठाते ही उधर से उस व्यक्ति ने कहा, नमस्ते मानव जी, मैं स्वस्तिका एस्टेट एजेंट बोल रहा हूँ, आपका 5 मिनट का समय लेना चाहूंगा। एजेंट का नाम सुनते ही मानव सोच में पड़ गया। फिर कार का दरवाजा खोलते हुए बोला, हाँ कहिए, आपने मुझे कैसे याद किया? मानव के सवाल पर एस्टेट एजेंट थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मिस्टर मानव, मुझे मालूम हुआ कि आप अपना कोई फ्लैट बेचना चाह रहे हैं। इस बीच मानव और यशिका कार में बैठ चुके थे। मानव ने कॉल को म्यूट करते हुए यशिका को इशारे से बताया, फ्लैट के लिए कॉल है। इसके बाद मानव ने कार स्टार्ट की और साथ ही मोबाइल का स्पीकर भी ऑन कर लिया। अब मानव ने एजेंट की बात सुन बिना कोई भूमिका बांधे सीधे मुद्दे पर बात करना शुरू किया। हाँ, हम फ्लैट निकालना चाहते हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो उस फ्लैट के ठीक दाम दे सके? इस पर एजेंट ने हंसते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हैं मानव जी, खरीदारों की कोई कमी है क्या? मैं लाइन लगा दूंगा, आपका फ्लैट तो हाथों हाथ बिक जाएगा। आप एक बार हाँ करके तो देखिए। मानव को एजेंट की वाकपटुता अच्छी लगी, इसलिए मानव ने एजेंट से कहा, मेरी तरफ से हाँ है, आप बस सही दाम लगवा दीजिए। और अपनी बात कहकर मानव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। यशिका ने मानव की तरफ देखते हुए कहा, फ्लैट बिकने से शायद तुम्हारी परेशानी थोड़ी कम हो मानव। मानव और यशिका इसी तरह बातें करते हुए हॉस्पिटल से निकलकर पहले घर गए और उन्होंने चेंज किया। कुछ खाने का वक्त नहीं था, इसलिए वो दोनों तुरंत ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। निकलने से पहले यशिका ने एक झलक अपने बच्चों पर डाली। वो दोनों अभी भी चैन की नींद सो रहे थे। ये देखकर उसने राहत की सांस ली और फिर उनके माथे पर हल्का सा हाथ फिराकर मानव के साथ निकल गई। मानव और यशिका पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जैसे ही मानव पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पुलिस इंस्पेक्टर मानव को देखकर बोला, आइए मिस्टर मानव, हम आपका इंतजार ही कर रहे थे। मिस्टर मानव, आपको तो मालूम ही होगा कि आपका वीडियो लीक हो चुका है, इसलिए हमें आपको यहाँ बुलाना पड़ा। इस पर मानव ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता सब लोग उस वीडियो के पीछे क्यों पड़े हैं। मानव की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने बड़ी अजीब सी आवाज में कहा, क्या आपको भी बताना पड़ेगा इस वीडियो में क्या है खास? हमें ऐसा लगता है कि ये वीडियो ही कबीर गोयनका के कत्ल का कारण है। इंस्पेक्टर की बात सुनते ही मानव क्रोधित हो उठा और उसने थोड़ा तेज आवाज में इंस्पेक्टर से कहा, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? अभी तो मैंने बात शुरू की है।
अपनी बात पर जोर देते हुए इंस्पेक्टर ने यशिका के चेहरे पर इस तरह से नजर डाली जैसे वो उसके हाव भाव पढ़ना चाहते हों। इंस्पेक्टर का इस तरह देखना यशिका को खला। उसने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, हम लोग विक्टिम हैं, क्रिमिनल नहीं। इंस्पेक्टर ने अपने मुंह के च्युइंगम को अपनी सीट पर बैठे बैठे डस्टबिन में थूका और टेबल पर रखे हुए पेपर वेट को जोर से हिलाया। फिर बोला, आप कैसे कह रही हैं कि आप विक्टिम हैं? ये तो हम तय करेंगे। इस पर यशिका बोली, तो आप हमें मुजरिम भी कैसे कह सकते हैं? उसके बाद यशिका ने इंस्पेक्टर को समझाना चाहा कि शिखा मानव की कार लेकर जरूरी काम से बाहर गई थी। उस दिन कार शिखा चला रही थी। अभी यशिका अपनी बात बता ही रही थी तभी वहाँ श्रद्धा पहुंच गई और उसने आते ही इंस्पेक्टर से कहा, वाह इंस्पेक्टर साहब, आप भी इनकी बातों पर विश्वास करने लगे। देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि कत्ल या एक्सीडेंट मानव और यशिका ने ही किया है। श्रद्धा की बात से वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि खुद मानव और यशिका भी, कि अब इसने कौन सा नया षड्यंत्र रचा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में सवाल कर ही रहे थे कि श्रद्धा ने इंस्पेक्टर को एक वीडियो दिखाया और कहा, अब तो यकीन आ गया होगा ना आपको कि ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। इंस्पेक्टर मानव को वो वीडियो दिखाते हुए बोला, अब बोलिए मिस्टर मानव, अब आप अपनी सफाई में क्या कहेंगे? क्या अब भी आप लोग यही कहेंगे कि ये आपने नहीं किया? आपकी जगह आपका हमशक्ल था। श्रद्धा ने उन्हें कल मानव और यशिका का जो इंसिडेंट हुआ था उसी का वीडियो दिखाया था, जिसमें उसकी कार एक ऑटो से टकरा गई थी और फिर पब्लिक से उन्हें भागना पड़ा था। मानव और यशिका कल वाली रोड एक्सीडेंट की वीडियो देखकर हक्के बक्के रह गए। वो अपनी सफाई में कुछ कहते उससे पहले ही इंस्पेक्टर भड़क गया और बोला, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप मुझे पहले ही इस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दें? यहाँ भी आप भागते ही नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए। मेरी दोनों आंखें आप पर लगी हुई हैं। आपका एक गलत कदम आपको सलाखों के पीछे ले आएगा। इंस्पेक्टर वार्निंग देने के बाद दोनों को पुलिस स्टेशन से जाने देता है, लेकिन साथ में अपने एक कांस्टेबल को यशिका और मानव पर नजर रखने के लिए बोलता है। दोनों काफी देर तक इंस्पेक्टर के सवालों का जवाब देते रहे और इसमें कितना टाइम गुजर गया उन्हें पता ही नहीं चला। घड़ी में टाइम देखकर मानव बोला, 4 बज गए। इतना समय सवाल जवाबों में लग गया। ये कहते हुए मानव और यशिका जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तो देखते हैं कुछ रिपोर्टर्स पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। मानव और यशिका को बाहर देखकर रिपोर्टर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपने को घिरा हुआ पाकर मानव और यशिका रिपोर्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारे दादाजी हॉस्पिटल में हैं, उन्हें इस समय हमारी जरूरत है। उन दोनों की रिक्वेस्ट पर रिपोर्टर्स बेशर्माई से बोलते हैं, हमें भी तो आपकी जरूरत है, कितने दिनों से हम आपका पीछा कर रहे हैं। इस धक्का मुक्की से बचते हुए जैसे तैसे यशिका और मानव कार में बैठते हैं। श्रद्धा दूर से खड़ी हुई सारा तमाशा देखते हुए मन ही मन मुस्कुरा रही है। मानव ने गाड़ी स्टार्ट की और रिपोर्टर की तरफ देखते हुए कहा, एक दिन सारी सच्चाई खुद ही आपके सामने आ जाएगी। हमें इस केस में फालतू में फंसाया जा रहा है। और गाड़ी निकालकर मानव वहां से ले जाता है। इधर रवि वर्मा के घर में शाम के समय घर के सभी लोगों ने घर के सब खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रखे हैं। बच्चे भी इतने डरे हुए लग रहे हैं। वानी बोली, पता नहीं कब तक ये मुसीबत झेलनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि हमारे घर पर आकर कोई बदतमीजी करे। डरे हुए बच्चों को देखकर रवि वर्मा उन दोनों को अपने रूम में ले जाते हैं और वहां पर उन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। रवि वर्मा बच्चों को अपने रूम में समझा ही रहे होते हैं कि तभी वानी की मां पहुंचकर बोली, अच्छा खासा तमाशा बनकर रह गए हैं हम लोग इस यशिका के चक्कर में। वानी की मां के इन गुस्से भरे तानों को सुन रवि वर्मा की आंखें भर आई और वो सोचते हैं कि मेरी बच्ची किन चक्रों में घिर गई। क्या अपनी शर्तों पर जीना गलत है? आंसू भरी आंखों को पोंछते हुए रवि वर्मा अपनी पत्नी को एक बार फिर से डांटते हैं, इस कड़वी जुबान से कभी कुछ मीठा बोलिया करो। तभी वानी कमरे में आई और मां की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ मामा, ये आपको क्यों डांट रहे हैं? इस पर वानी की मां ने कहा, कुछ नहीं बेटी, इनको तो आदत है बात बात पर भड़क जाने की। खास करके यशिका के खिलाफ तो ये कुछ सुनना ही नहीं चाहते, चाहे वो कुछ भी कर ले। तभी मानव और यशिका घर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ का पूरा माहौल इतना ज्यादा तनावग्रस्त देखकर यशिका सोच में पड़ जाती है। मानव बच्चों के साथ अपने रूम में चला जाता है और यशिका रवि वर्मा के रूम में उनसे पूछती है, आप सब लोग इस तरह से घर में बंद क्यों हैं? यशिका के पूछने पर रवि वर्मा दिन की सारी बात यशिका को बताते हैं। यशिका को बच्चों की चिंता होने लगती है। जहाँ एक तरफ मानव और यशिका घर पर भी चैन से नहीं थे, वहीं श्रद्धा मानव और यशिका के पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद निखिल से जेल में मिलती है। श्रद्धा को देखते ही निखिल पूछता है, कैसा चल रहा है हमारा काम? इस पर श्रद्धा खुश होते हुए बोलती है, काम हो गया निखिल। इतना सुनते ही निखिल खुश हो जाता है और आगे का प्लान श्रद्धा को बताता है। वो कौन सा काम था जिसके बारे में निखिल श्रद्धा से बात कर रहा था? श्रद्धा मानव और यशिका के पुलिस स्टेशन से वापस निकल जाने के बाद निखिल से मिलती है। श्रद्धा को देखते ही निखिल पूछता है, कैसा चल रहा है हमारा काम? इस पर श्रद्धा खुश होते हुए बोलती है, काम हो गया निखिल। इतना सुनते ही निखिल खुश हो जाता है और खुश होते हुए श्रद्धा से पूछता है, इसका मतलब मुझे कल बेल मिल जाएगी? उसकी बात सुनकर श्रद्धा की आंखों में चमक आ जाती है। वो निखिल का हाथ पकड़कर कहती है, हाँ निखिल, कल तुम इन सलाखों से आजाद हो जाओगे। मैं कल एडवोकेट के साथ तुम्हारे बेल की पेपर लेकर आऊंगी, तुम तैयार है ना? ये सुनकर निखिल की आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने खुश होते हुए श्रद्धा को सलाखों के पीछे से ही गले लगाया। मिलने का समय खत्म हो रहा था, इसलिए श्रद्धा अगले दिन आने का वादा कर निखिल से विदा लेती है और निखिल मन ही मन में अगले दिन के प्लान बनाने शुरू कर देता है। अगले दिन श्रद्धा एडवोकेट के साथ ठीक 11 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इंस्पेक्टर की तरफ पेपर बढ़ाते हुए बोली, लीजिए ये बेल के पेपर चेक कर लीजिए। इंस्पेक्टर पेपर चेक करते हैं और उसके बाद कांस्टेबल को कहकर निखिल को बाहर लाने के लिए बोलते हैं। निखिल के बाहर आने पर श्रद्धा लपक कर निखिल की तरफ बढ़ी और खुशी जाहिर करते हुए बोली, वेलकम निखिल। पुलिस स्टेशन से दोनों ने बाहर निकलकर एडवोकेट से बोला, थैंक यू वकील साहब। फिर निखिल वकील से हाथ मिलाता है और उसके बाद श्रद्धा का पार्किंग में से कार निकाल कर लाने का इंतजार करने लगता है। पार्किंग की तरफ से आती हुई कार देख एक क्षण को निखिल ठिठका और खुद से सवाल किया, ये तो श्रद्धा की गाड़ी नहीं, किसकी गाड़ी है? कहीं मुझे ये किसी और मुसीबत में ना फंसा दे। ये सोचते ही निखिल के शरीर में डर की हल्की सी झुरझुरी दौड़ी। तभी कार ठीक उसके सामने आकर रुकी और श्रद्धा ने उसे कार में बैठने का इशारा किया। त्योरियों पर बल डालते हुए वो कार की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलते ही उसने श्रद्धा से पूछा, ये किसकी कार ले आई हो तुम? तुम्हारी कार कहाँ गई?
निखिल की बात सुनकर श्रद्धा ने निखिल की तरफ ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोली, जल्दी बैठो, बताती हूँ, ये एक दोस्त की कार है। इस पर निखिल ने कहा, दोस्त की कार लाने की क्या जरूरत थी? इस बीच श्रद्धा ने कार आगे बढ़ा दी और बोली, क्या करूं निखिल, ऐन मौके पर कार खराब हो गई। उसकी बात को सुना अनसुना करते हुए निखिल ने कहा, जैसे मैंने कहा था वैसा किया ना। ये सुनते ही श्रद्धा ने कार को हल्का सा ब्रेक लगाया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा। श्रद्धा की बात सुनकर निखिल गंभीर हो गया और बोला, मैं इस मानव के बच्चे को और यशिका को कभी माफ नहीं करूंगा। उन दोनों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, मैं उनको बर्बाद करके रहूंगा। फेस पर गंभीरता लाते हुए श्रद्धा बोली, ओ कम ऑन निखिल, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मुझे भी यशिका से बदला लेना है। समझते क्या है वो अपने आप को? इतना सुनते ही निखिल ने श्रद्धा को टोका, सिर्फ यशिका से नहीं, मानव से भी बदला लेना है। और फिर दोनों हंस पड़े। तभी श्रद्धा ने निखिल को शरारत भरी नजरों से देखा। कहाँ उतार दूं तुम्हें निखिल, तुम्हारे फ्लैट या मेरे फ्लैट पर? श्रद्धा की बात का मतलब समझते हुए निखिल ने कहा, आज तो मैं तुम्हारे फ्लैट पर ही चलूंगा, वैसे भी बैठकर आगे की प्लानिंग तैयार करनी है। फिर थोड़ी देर कुछ सोचते हुए निखिल ने बोला, क्यों ना एक चक्कर मानव के ऑफिस का लगा लिया जाए। निखिल की बात पर श्रद्धा ने कहा, ओह वेरी स्मार्ट, ठीक है। और फिर श्रद्धा ने मानव के ऑफिस की तरफ कार मोड़ दी। ऑफिस आने पर श्रद्धा ने निखिल से कहा, तुम चलो, मैं कार पार्क करके आती हूँ। निखिल ने हामी में सर हिलाया और बिना रुके सीधा ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। अभी ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहा था कि सामने से उसे यशिका आते हुए दिखाई दी। निखिल वही सीढ़ियों पर रुक गया और यशिका की तरफ देखने लगा। यशिका के नजदीक आते ही निखिल ने उसका रास्ता रोका। इतनी भी क्या जल्दी है यशिका, दो बोल प्यार के बोल के चली जाओ। निखिल की बेहयाई पर यशिका क्रोधित होते हुए बोली, ओह तो तुम छूट गए। यशिका की बात से निखिल के तन बदन में आग लग गई। उसने यशिका को छूना चाहा। यशिका निखिल की मंशा भापते हुए 2 कदम पीछे हट गई और बोली, अपनी हद में रहो निखिल। इस पर उतनी ही बेहयाई से निखिल ने कहा, मेरी हद तो तुम हो। निखिल की बदतमीजी यशिका के बर्दाश्त से बाहर थी। अपनी आवाज को थोड़ा तेज करते हुए यशिका ने कहा, बेशर्मी की भी हद है निखिल, ये मत समझना कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ढिठाई से हंसते हुए निखिल ने कहा, लकड़ी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इतना सुनते ही यशिका गुस्से में बोली, जानती हूँ वो वीडियो किसने वायरल किया है। माथे की बाहों को ऊपर करते हुए निखिल ने अनजान बनते हुए कहा, वीडियो? कौन से वीडियो की बात कर रही हो? यशिका को निखिल का झूठ बोलना अखरा। उसने गुस्से में तेज आवाज में कहा, उसी वीडियो की बात कर रही हूँ निखिल जो तुमने वायरल किया है। इस पर निखिल उसको पीछे धकेलते हुए आंखों में आंखें डालते हुए बोला, ओ मैडम अपनी बकवास बंद करो, मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं किया है। मैं आपकी मेहरबानी से जेल में पड़ा था और वहाँ इंटरनेट सर्विस सरकार ने दी नहीं मुझे। वैसे अगर तुम चाहो तो चलो एक बार हम भी वीडियो बना लेते हैं। इतना सुनते ही यशिका ने गुस्से में निखिल को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। तभी श्रद्धा ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उफनते हुए बोली, दोबारा ये गलती मत करना यशिका, वरना। श्रद्धा को देखते ही यशिका का गुस्सा और बढ़ गया। उसने घूरते हुए कहा, ओह अच्छा, पतंग के साथ डोरी भी है यहाँ पर। अच्छा बताओ तो, वरना क्या कर लोगी? इस पर श्रद्धा ने कहा, बदतमीजी नहीं, घमंडी भी हो तुम, लेकिन याद रखना हाथ उठाने लायक नहीं बचोगी। श्रद्धा की बात सुनकर यशिका ने गुस्से में कहा, ये धमकी किसी और को देना, मैं तुम्हारी ऐसी धमकियों से नहीं डरूंगी। अभी अभी निखिल छूट कर बाहर आया है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे दोबारा अंदर जाना पड़ जाए और इस बार तुम भी उसके साथ चली जाओ। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। इस पर श्रद्धा ने कहा, ये मुंह और मसूर की दाल, किस मुंह से धमकी दे रही हो? तुम्हारे पास बचा ही क्या है? इतना सुनते ही यशिका चिल्लाई, चली जाओ यहाँ से, आज के बाद इस ऑफिस में देख मत जाना। निखिल श्रद्धा का हाथ पकड़ उसको चुप रहने का इशारा करते हुए बाहर ले गया। यशिका भी गुस्से में ऑफिस से निकल गई। उसने अपनी कार निकाली और वो हॉस्पिटल की तरफ ये सोचते हुए निकल गई कि उसे दादाजी के हालचाल के बारे में पूछ लेना चाहिए। जहाँ एक तरफ यशिका ऑफिस से हॉस्पिटल जाने के लिए निकली थी, वहीं उधर रवि वर्मा के घर कल दिन भर हुए हंगामे के बाद आज थोड़ी शांति थी। रवि वर्मा आज सुबह यशिका और मानव से मिल नहीं पाए थे। दोनों काफी सुबह ही घर से निकल गए थे। रवि वर्मा अपने कमरे की विंडो पर खड़े थे और तभी उन्होंने सोचा एक बार मानव को कॉल करके दादाजी का हालचाल पूछ लूं। मानव बेटा, दादाजी की तबीयत कैसी है अब? कल के हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर ने कोई खबर दी? इस पर मानव बोला, नहीं अभी तक तो नहीं, कल उन्होंने इतना ही कहा था कि अगले 2 दिन उनके लिए क्रिटिकल है। वैसे बुआ जी और शिखा है उनके पास। ये सुनते ही रवि वर्मा परेशान हो गए और पूछा, बेटा यशिका कहाँ है? रवि वर्मा की बात का जवाब देते हुए मानव ने कहा, कुछ जरूरी काम था, ऑफिस गई है, मैं किसी और काम से बाहर आया था, आप उसे उसके नंबर पर कॉल कर लीजिए। वैसे मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, वो भी शायद वहीं आएगी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं आपको कॉल करेंगे। फिर मानव से बात कर रवि वर्मा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और चिंता में अपने कमरे से बाहर निकल लिविंग एरिया में बैठी हुई पत्नी से बोले, न जाने क्या हो गया है इस घर को, किसकी नजर लग गई है, परेशानियां है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। रवि वर्मा को परेशान देखते हुए वानी की मां ने पूछा, पहेलियां बुझाते रहोगे या कुछ कहोगे भी? रवि वर्मा अपनी पत्नी को बता ही रहे थे कि दादाजी को हार्ट अटैक आया था कल। वो ये बोल ही रहे थे कि तभी आर्यन जो वहाँ से गुजर रहा था उसने ये बात सुन ली और वो तुरंत शुभम के पास गया जो अपने कमरे में था और रोते हुए उसने शुभम को भी दादाजी के हार्ट अटैक वाली बात बताई। दोनों बच्चे रोते हुए रवि वर्मा से बोले, नानू हमें अभी हॉस्पिटल जाना है। बच्चों की बात सुनकर रवि वर्मा परेशान हो गए, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए उन्होंने दोनों बच्चों से कहा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अभी घर पर ही रहो, इस समय हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं। लेकिन शुभम ये सुनते ही दहाड़े मारकर रोने लगा और बोला, नहीं मुझे तो अभी हॉस्पिटल जाना है, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। शुभम के साथ साथ आर्यन ने भी जिद पकड़ ली, हाँ मुझे भी दादाजी और मम्मी पापा के पास जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। वानी और उसकी माँ ने भी बच्चों को समझाना चाहा, कैसी बातें कर रहे हो बच्चों, अस्पताल में बच्चों का क्या काम, आप लोग घर पर ही रुको, वहाँ जाकर परेशानी बढ़ेगी ही। लेकिन बच्चों की जिद के आगे किसी की नहीं चली और हार कर रवि वर्मा को दोनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। रवि वर्मा और बच्चे हॉस्पिटल में एंटर करते हैं। वहाँ यशिका और मानव भी पहुंच चुके थे। हॉस्पिटल की लॉबी में दादाजी के कमरे के बाहर ही दोनों खड़े थे। बच्चे जैसे ही लॉबी में पहुंचे उन्होंने सामने खड़े हुए यशिका और मानव को देखा और वो भागकर उनसे लिपटकर रोने लगे। मम्मा आप बिना बताए क्यों आ गई सुबह? आर्यन बोला, आपको पता है हमारा वहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था,
शुभम ने सुबकते हुए मानव से कहा, पापा अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम आपके बिना कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे दादाजी के पास। यशिका और मानव अभी बच्चों को चुप करा ही रहे थे, तभी डॉक्टर ने आकर मानव से कहा, मिस्टर मानव 1 मिनट सुनिएगा। डॉक्टर के गंभीर फेस को देखकर मानव घबरा गया और बोला, क्या बात है डॉक्टर, सब कुछ ठीक तो है ना? दादाजी। डॉक्टर मानव की बात पूरी होने से पहले ही बीच में बोले, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है मानव जी कि आपके दादाजी कोमा में चले गए हैं। इतना सुनते ही मानव के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने खुद को गिरने से बचाया। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। खुद को काबू करते हुए उसने यशिका की तरफ देखा और फिर दादाजी के कमरे की तरफ भागा। पीछे पीछे यशिका, बच्चे और रवि वर्मा भी भागे। मानव रोते हुए बार बार दादाजी को हिला रहा था। उठिए दादाजी, उठिए, ऐसा नहीं हो सकता, आप कोमा में नहीं जा सकते। दादाजी की ये हालत और उनकी एक एक सांस के लिए ये तड़प मानव से देखी नहीं जा रही थी। ऑक्सीजन मास्क लगे होते हुए भी उनको कोमा की हालत में सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। ये सब देखकर यशिका की आंखों से आंसुओं की धार लगातार बह रही थी। वो अपने शरीर में कंपन महसूस करने लगी। पागलों के जैसे बच्चे बार बार दादाजी को छूकर देखते और बोलते, दादाजी दादाजी उठिए ना, देखिए मैं आर्यन। तो कभी शुभम बोलता, दादाजी दादाजी मुझसे बात करो, मुझे आपके साथ खेलना है। दादाजी देखो, मैं आपको कितने दिनों से याद कर रहा था। सभी को उम्मीद थी कि वो बोल उठेंगे। अस्पताल के उस रूम में खड़े हर व्यक्ति की आंख में आंसू थे। किसी से भी बच्चों का इस तरह से रोना देखा नहीं जा रहा था। तभी मानव के सेल पर बैंक से कॉल आती है। मानव ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से मैनेजर ने कहा, मिस्टर मानव आपको अभी बैंक आना पड़ेगा। ये सुनते ही मानव ने परेशान होते हुए कहा, नहीं मैनेजर साहब, मैं इस समय नहीं आ सकता, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं, बहुत सीरियस है वो। ये सुनकर मैनेजर ने कहा, मानव आपको आना पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ, आपको अभी नीलामी के पेपर पर साइन करने हैं, थोड़ी सी देर का काम है, आ जाइए। मानव मजबूरी में बैंक के लिए निकल जाता है। डॉक्टर सब लोगों से रूम को छोड़ने के लिए कहते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठा मत होइए, कोई फायदा नहीं है। तब रवि वर्मा के कहने पर यशिका बच्चों के साथ घर के लिए निकलती है, क्योंकि बच्चे यशिका के साथ जाने की जिद कर बैठे थे। जैसे ही यशिका ने अपनी कार का दरवाजा खोला, उसे एक अलग से परफ्यूम की खुशबू महसूस हुई। वो सोच रही थी कि ये खुशबू यहाँ कैसे आई, कहीं कोई पीछे से उसकी कार के अंदर तो नहीं आया। कि तभी उसे अपनी सीट के सामने एक कागज का नोट दिखा। यशिका ने फौरन वो कागज उठाया। उस पर लिखा था, यशिका मैं आ गया। इस नोट को पढ़ते ही यशिका कार से उतरी और इधर उधर देखा। यशिका को इस तरह से इधर उधर देखते हुए बच्चों ने पूछा, क्या हुआ मम्मा? इस पर यशिका ने खुद की परेशानी और गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, कुछ नहीं बच्चों। यशिका को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि किसी ने चुपचाप पीछे से उसकी कार खोली है। यशिका समझ गई थी कि मास्टर की का इस्तेमाल कर गाड़ी खोली गई है, लेकिन बच्चे पहले से ही इतने परेशान और डरे हुए थे कि यशिका ने इस बारे में उनके सामने कोई बात नहीं की और वो कार लेकर वहां से निकल गई। यशिका की कार में नोट छोड़ने वाला कौन है? जानने के लिए सुनते रहिए मोहब्बत हो ना जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।